अस्सलाम वालेकुम। एंडी खान आपके साथ एक दफ़ा फिर। अ, पाकिस्तान में इस वीक में ठीक ठाक डेवलपमेंट्स हुई हैं और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ठीक ठाक हुई हैं। पीटीआई ने रिसेंटली दो पावर शोज किए, एक इस्लामाबाद के अंदर, उसके बाद लाहौर के अंदर। हुकूमत कहती है जलसा नाकाम हुआ, पीटीआई कहती है जलसा कामयाब हुआ। कुछ तस्वीरें असली भी आई, कुछ तस्वीरें नकली भी आई, जो कि अब एक हर पॉलिटिकल पार्टी का वतीरा बन चुका है कि वो अपनी मर्जी का कंटेंट और एडिटेड कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करके अपना पावर शो जाहिर करने की कोशिश करते हैं। बट अवाम तो निकली। अब कितनी निकली इसका अंदाज़ा मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं उस जलसे में नहीं था। मगर लोग तो निकले। और जितनी कवरेज इस जलसे को पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर नहीं मिली, उससे ज़्यादा कवरेज इस जलसे को इंडियन मीडिया के ऊपर और मिडल ईस्ट के मीडिया के ऊपर मिली है। मुझे हैरत है कि पाकिस्तान में पीटीआई एक सियासी ताकत तो है, ये तो एक हकीकत है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट और अशराफिया इस फैक्ट को कबूल करने से कासिर है। मुझसे अगर आप पूछें तो मैं इस वक्त, हुकूमत अगर सरवाइव करना चाहती है तो मशवरा मेरा उन्हें ये होगा कि इमरान खान साहब को अब जेल से आप रिहा कर दें और उन्हें बाहर आने दें और उन्हें खुल के सियासत करने दें। उनको भी अपनी ताकत का अंदाजा हो जाए और आपको भी अपनी हुकूमत की मजबूती का अंदाजा हो जाए। रिसेंटली हमें गवर्नमेंट के फेलियर्स भी नजर आते हैं। जिस तरह से लाहौर जलसे को मतलब रोका गया, और एक टाइम बार जलसा, जो कि पाकिस्तान में इसकी तारीख नहीं मिलती कि कभी ऐसा हुआ हो, मगर जो जो कुछ किया हुकूमत ने, ये कंटेनर के ऊपर चढ़ के जनरेटर बंद कर दिए, साउंड सिस्टम ऑफ करवा दिया पुलिस ने। आई मीन एथिकली दैट्स नॉट करेक्ट। मगर फिर आप बीच में कानून ले आते हैं कि जी कानून भी है और हमने इजाज़त जो दी थी वो इस वक्त से इस वक्त तक की दी थी, और वो इस वक्त में इसको पूरा ना कर सके। इसी में एक चीज़ और है। इस्लामाबाद में जो जलसा हुआ था उसके बाद मोहतरम अली अमीन गंडापुर साहब 8 घंटे लापता रहे, और मेरी इत्तला के मुताबिक मोहतरम अली अमीन गंडापुर साहब 8 घंटे कोसार में मौजूद थे। और मेरे अलावा कई और ऐसे सहाफ़ी हैं जो इस फैक्ट की अ, इसको कंफर्म कर सकते हैं। अब वो कोसार में किससे मिल रहे थे, किसके साथ बैठे चाय पी रहे थे, 8 घंटे क्या कर रहे थे, ये जवाब तो अगर अली अमीन गंडापुर साहब से लिया जाए तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर उनका जानबूझ के लाहौर के जलसे में इतना लेट पहुंचना, मतलब अगर आप जलसे में शिरकत करना चाहते थे, आप वाकई वहां पहुंचना चाहते थे, तो आप एक रात पहले निकल जाते। आप तो सूबे के वजीर आला, आप एक रात पहले निकल जाते। आपको भी पता है कि लाहौर पहुंचने में 6 घंटे, 6.5 घंटे लगते हैं पेशावर से। और साथ में ये भी एक फैक्ट है कि आपको पता था कि जलसा होने जा रहा है, तो रास्ते में रुकावटें आएंगी, तो आपका एक 2-2.5 घंटे इसके अंदर निकल जाएंगे। तो आप एक रात पहले निकल जाते ताकि आप जलसे में सुबह से मौजूद होते, या जब जलसा शुरू हुआ उस वक्त से आप मौजूद होते। मगर मुझे यहाँ आपका जो डिले है वो डिलिबरेट नजर आता है कि आप जानबूझ के जलसे में नहीं पहुंचना चाहते। हमारे साथ मौजूद है एहसन चौधरी साहब, एक्सपर्ट हैं सियासी मामलात के ऊपर, कानून के ऊपर और आइन के ऊपर। इनसे इनकी राय लेते हैं कि एहसन साहब आप किस तरह से देखते हैं इस सारे सिनेरियो को।
जी, सॉरी, वो मिस्टेकनली हो गया था। अच्छा, अब जो क्वेश्चन आपने पूछा है, क्वेश्चन दो तीन इसके अंदर आपने ऐड कर दिए हैं। अगर हम आपका पहले जो दरमियान में आपने बात की है उसको लें कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, इमरान खान को भी बाहर निकाला जाए, और फिर अगर देखा जाए तो जिसको अवाम पजीराई देगी अ, वो उस बंदे को हुकूमत करने का हक दिया जाए। तो अगर हम्म। उस चीज़ को हम देखें तो फिर तो ये बात तय है कि जो मैंडेट मिला है उन लोगों को, जो इस वक्त लोगों ने वोट दिए हैं, वो तो इमरान खान को ही दिए हैं। तो फिर तो उसके लिए कोई दूसरी बात ही नहीं है। लेकिन एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि लेट्स सपोज कि इमरान खान साहब पावर में आ गए, लेट्स सपोज, और हम ये भी सपोज कर लेते हैं कि उनको 2/3 मेजॉरिटी मिल गई है और उनके पास अब कोई भी अमेंडमेंट लाने की कैपेबिलिटी है और उनको कोई बंदिश नहीं है। ये हम अस्यूम कर लेते हैं कि ये सारा कुछ हो चुका है। तो सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आएंगे, यानी कि इस मुल्क का सियासी ढांचा वो चेंज करेंगे? क्या वो इस मुल्क की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, खास तौर पे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उसमें एक बहुत बड़ा एरिया है, क्या वो पावर डिवॉल्व करेंगे, सूबों को देंगे? क्या वो जो गवर्नर्स ऊपर बैठे हुए हैं, क्या इनको वो खत्म करेंगे? और मजे की बात है, आपको याद हो तो इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जब मैं पावर में आऊंगा तो तो मैं मैं जो गवर्नर गवर्नमेंट हाउस हाउसेस है को इनको यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटियां, हाँ, बना दूंगा। यूनिवर्सिटीज हाँ, बना दो। बिल्कुल। तो वो गवर्नमेंट में गए उस वक्त, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। हमारे जो सुनने वाले हैं उनमें मेजॉरिटी सादा लॉ लोग शामिल हैं, पाकिस्तान की अवाम सादा लॉ है। और हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा एक जो अपनी असेसमेंट है वो ये है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है, उसका मकसद अवाम को पावर देना नहीं है। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं बशमूल पीटीआई के, ये कल्ट हैं। इनका पॉलिटिकल पार्टी की जो डेफिनेशन है ये उस पर पूरा नहीं उतरते, और ये पावर ग्रैबर्स हैं। इनको हम सीजर ग्रुप्स कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में। तो ये सीजर ग्रुप्स हैं, उसमें आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को भी ऐड कर लें और उससे ऑनवर्ड आप चलते आए। तो इनमें से किसी ने भी ये एनविसेज नहीं किया कि हमने मुल्क को अवाम के लिए बनाना है। अवाम को इस्तेमाल जरूर किया, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी अवाम उन्हीं के लिए मर रहे हैं, वो जलसों में जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन जलसों में जाने के बाद क्या फिर भी उनके लिए हालात बदलेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली तो अवाम को सहूलियात चाहिए, अवाम को इन्फ्लेशन से निजात चाहिए, पावर्टी से निजात चाहिए, उनकी जान माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। तो अगर ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती ये सारा कुछ, तो फिर गवर्नमेंट में आने की जरूरत ही क्या है? सवाल तो ये है ना। तो अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि फंडामेंटल हैं, जो कोर क्वेश्चंस हैं। अब इनको एड्रेस करने की बजाय अवाम को प्रोसीजर के ऊपर उलझा दिया गया। गवर्नमेंट किसकी है, नंबर कितने थे, जलसे में कितने लोग आए, जलसा कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, और जो लोग पावर में बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वो भी इन मसाइल को हल करने की बजाय वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तो अब ये सवालात जो हैं ये बड़े, अब उसमें आपने गंडापुर का भी जिक्र किया कि वो इंटेंशनली लेट हुए या कोई और मजबूरी थी। तो अब ये सारी चीज़ें उस डायरेक्शन में जाती हैं, उसको मेरे ख्याल में फर्दर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। यानी कि दो एरियाज हैं, एक सब्सटैंटिव और दूसरा प्रोसीजरल। तो ये जितने भी इश्यूज हैं ये प्रोसीजरल इश्यूज हैं। ये प्रोसीजर के ऊपर बहस हो रही है, प्रोसीजर को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो सब्सटेंस है, जो सब्सटेंटिव एरियाज हैं, जो डेमोक्रेसी की रूह है, यानी डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, उस तरफ ये कोई भी नहीं आ रहा। और अब यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी भी बनती है एज ए स्कॉलर, एज एन इंटेलेक्चुअल, कि हम आवाम को वो बताएं जो कि सही है, ना कि वो बताएं जो वो सुनना चाहते हैं, या हम समझें कि यार अगर ऐसा बताएंगे तो क्रिटिसिज्म होगी। मेरा ख्याल है कि क्रिटिसिज्म अगर होती है तो होने दें। लेकिन मेरा जो आवाम को मशवरा है वो ये है
कि वो जो भी पॉलिटिकल लीडर उनके सामने आए, और ये मेरा बलोचों को भी मशवरा है और वो सिंधियों को भी मशवरा है और उन तमाम लोगों को जो कि आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं सो कॉल्ड कि हमें जी आज़ादी चाहिए, उन सब से मेरी अपील है कि वो पॉलिटिकल लीडर से ये क्वेश्चन पूछें कि आपके पास रिफॉर्म्स का एजेंडा क्या है। जब आप गवर्नमेंट में आएंगे या हमें आज़ादी मिलेगी सो कॉल्ड, तो वो आज़ादी कैसी होगी, उसमें आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, इकोनॉमी कैसी होगी। देखिए अमेरिका के अंदर आपने देखा है कि जब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं तो यहाँ पे ये सारे इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं पावर में आने से पहले कि आप हमारे लिए क्या करेंगे। ये ठीक पब्लिक है, डिबेट होती है, उसके अंदर आवाम बिल्कुल बैठी हुई पब्लिक होती है, डिबेट है। ऑडियंस से क्वेश्चन जो आ रहे होते हैं वो आवाम से ही आ रहे होते बिल्कुल। हैं, कोई बाहर से अच्छा, नहीं आते होते। अब हमारे यहाँ जो अंधेर नगरी है, जो कि निज़ाम उन्होंने वहां पे इम्पोज किया हुआ है, उसमें नहीं सर, आप क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं पूछते, ना आपको पूछने का मौका दिया जाता है। सिर्फ अंधेर नगरी नहीं है, अंधेर नगरी चौपट राज। बिल्कुल। अच्छा, अब उसमें वो सारा कुछ करके आपसे बस ये कह दिया जाता है जी कि हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, लेकिन आप हमें पावर में ले आओ। अब हर गवर्नमेंट ने यही काम किया है, और पीछे से मैनिपुलेशन भी होती है, डेफिनेटली होती है, लेकिन उस मैनिपुलेशन को रोकना भी तो इन्हीं लोगों का काम है, क्योंकि वाम ने पावर तो पॉलिटिकल लीडर्स को दी है कि आप हमारे बिहाफ पे जाके लॉ बनाओ। अब इनका सबसे बड़ा काम क्या है? लॉ मेकिंग करना। इसलिए हम इनको कहते हैं लेजिस्लेटर्स, लॉ मेकर्स। अब इसके अलावा ये सारे काम करते हैं, यानी लॉ मेकिंग से हट के जितने भी काम हैं, बंदे को पकड़ाना, उनकी फैंटी लगवाना, पुलिस को इस्तेमाल करना, पावर एंड पर्क्स लेना, दूसरे मुल्कों के दौरे करना, अपनी औलादों को बाहर सेटल करना, रिटायर होके बाहर चल जाना, जायदाद, जितने भी काम हैं ये सारे करते हैं, लेकिन जो काम इनको दिया गया कि ये करें वो नहीं करते। ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये अवाम को चाहिए, अवाम भले भाई हमें आप गालियां देना चाहते हैं तो दे लें, लेकिन ये कैद आजम जिसको हम कहते हैं ना कि ये कैद आजम सानी है, कैद आजम दूसरे कैद आजम है। तो पहले जो कैद आजम ने किया है, अगर हम वो देखें तो अगर कैद आजम साहब ने कोई अच्छा काम किया होता तो आज इन लोगों को ये जंग लड़ने की जरूरत ही पेश नहीं आती। अमेरिका में उन्होंने, जो उनके फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने एक दफा मुल्क बनाया, तो उसके बाद आज वो बैठे हुए हैं आराम से, लोग उसके अंदर इंटरेस्टेड भी नहीं है पॉलिटिक्स में, अपना काम कर रहे हैं, रियासत अपना काम कर रही है। तो ये जितने भी हमारे लीडर्स हैं ये फेक लीडर्स हैं, ये हर मुल्क में आपको दिखाई देते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो वहां पे वो लीडर पावर लेके बैठ जाते हैं, वो कहते हैं जी हमने आपको आज़ादी ले दी। अब आज़ादी तो चाहिए आपको, जहालत से आज़ादी, आपको आज़ादी चाहिए है उस सिस्टम से आज़ादी जो सिस्टम वहां पे नाफिज है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वो अथॉरिटेरियन सिस्टम से आपको आज़ादी चाहिए, उससे आज़ादी उनको नहीं दी जाती। उनको एक बंदा निकाल दिया जाता है जी, वो कहते हैं जी हमें आज़ादी मिल गई। यानी गाड़ी का अगर ड्राइवर चेंज कर दिया जाए और गाड़ी को ठीक ना किया जाए तो क्या गाड़ी चलेगी? यानी ये तो वही बात होगी कि आप ड्राइवर पे ड्राइवर चेंज किए जा रहे हैं और गाड़ी वही है। तो ये तो है हमारी कहानी। अच्छा, अब अब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि वो गाड़ी को कैसे ठीक किया जाए। ठीक है। अब उस गाड़ी को ठीक करने का तरीका है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बजाय इसके कि हम उस गाड़ी को ठीक करें और मजीद बेहतर करें, वो जो अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, जो हमारे पास पाकिस्तान में अब शोशा चला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, वो गाड़ी को मजीद बिगाड़ने के लिए एक काम है, अच्छा, ताकि ऐसे में हमारा। आपने ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ रही हैं, इसको आपने किस हद तक स्टडी किया, अगर मतलब कहाँ तक आपने इसको देखा है कि ये क्या करना क्या चाह रहे हैं? अच्छा, मेरी जो इसमें राय है वो ये है कि मैंने उसको स्टडी किया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें तो रीजनेबल है, बहुत सारी अमेंडमेंट ज़रूरी हैं जो होनी चाहिए, लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम है, जो एक, लेकिन वो उसमें हो ये रहा है कि वो एक लबादा बना के, यानी कि उनको एक, वरना उन्होंने वो भी नहीं करनी थी, लेकिन चूंकि उसके अंदर एक और बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, उसको छुपाने के लिए उन्होंने इस तरह की बाकी भी सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड की हुई हैं कि जी ये जो इस तरह से होगा तो वाम को लिबर्टी मिलेगी, तो उसमें वो तो ज़रूरी है, वो तो होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है constitutional ऐसा ना, आवाज़ कोर्ट आपकी बना के। खराब होती। आई एम रियली सॉरी, ये क्या हुआ क्या? अब आ रही है मेरी आवाज़? जी जी जी। सॉरी।
अच्छा, शायद इंटरनेट का मसला है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड को एस्टेब्लिश करने की बात हो रही है कि वो एक लहदा से कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाई जाए। अब मैं तो वैसे इस हक में हूँ पर्सनली कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं जो वो चाहते हैं। वो तो फिर वो तो एक तरह की जो है वो मैनिपुलेशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का मतलब है एक ऐसी कोड एक्चुअली दैट जो इज, ये गवर्नमेंट का प्लान भी है। अगर तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स फेल हो जाती हैं, और ये जो एज बढ़ाने वाला चक्कर है कि रिटायरमेंट की एज को बढ़ा दिया जाए। देखिए, अगर रिटायरमेंट की एज को बढ़ाया जाता है तो काजी फायद ईसा को 3 साल के लिए मजीद वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज चीफ जस्टिस बिठा सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ काजी फायद ईसा के ऊपर इतलाक नहीं होगा, जब ये रिटायरमेंट की एज बढ़ेगी सरकारी मुलाजमीन के लिए, तो ये तो फिर जाके लागू हो जाएगी आर्मी चीफ के ऊपर भी। तो फिर रिटायर तो वो भी नहीं होंगे। नहीं, वो तो जो है ना उस वो सूरत में उनको भी ऑटोमेटिक एक्सटेंशन मिल जाती है। तो उस सूरत में गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि अगर हम रिटायरमेंट एज को बढ़वाने में कामयाब हो जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाइए। अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने की बात करते हैं कि ये प्लान भी है हमारा। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ले आए और काजी फायदे साहब को आप वहाँ ला के बैठा दें उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर, बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट जज एंड ही अंडरस्टैंड दैट। तो ये नहीं मतलब इसको। आइन की अपने मतलब की तशरीहात करवाने वाली बात है, जो कि एक आइन आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल तो छोड़ दें उस आइन को, उसके ऊपर कभी और बहस कर लेंगे कि वो आइन की कानूनी हैसियत क्या है। इस आइन के अंदर अगर इसका पीडीएफ किसी ने खोल के पढ़ा हो तो इसकी एक एक शिक की इसके हाशिए के ऊपर तशरीह हुई हुई है। इसकी मजीद तशरीहात की ज़रूरत नहीं है कि मजीद इसकी तशरीहात करवाई जाए। ये आइन अपनी तशरीह खुद करता है, मैंने इसे पढ़ा हुआ है। तो फिर मजीद इसके ऊपर कोड बना के, और मतलब ये जो ड्रामेबाजियाँ हमारे यहाँ करने की कोशिश की जाती है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए और अपोजिशन को प्रोसिक्यूट करने के लिए, ये बेसिकली प्रोसिक्यूशन हो रही है कि अपने अपोनेंट को प्रोसिक्यूट किया जाए, और सब यही करते हैं। तारीख भरी पड़ी है हमारी। बेनज़ीर साहब आई, उनके बाद नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने आके बेनज़ीर को प्रोसिक्यूट किया। वो वापस आई, उन्होंने उठा के नवाज शरीफ साहब को प्रोसिक्यूट किया। मतलब हम यही खेल खेले चले जा रहे हैं। कभी हुदैबिया पेपर बिल निकल आता है, कभी कोटकना केस निकल आता है, कभी कोई केस निकल आता है, कभी कोई केस निकल आता है। अब मतलब हम घड़ी के केस के ऊपर आके फंसे हुए हैं, तोशे खाने पे। और वही केसेस हैं घूम फिर के 90 की दिहाई से, जो आज तक इन अदालतों से सॉल्व नहीं हो सके। मतलब कभी हम एसेट रिकवरी यूनिट बनाते हैं, कभी हम नैब बनाते हैं, उससे पहले एहतसाब ब्यूरो बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या हम करते हैं, मगर आज तक सॉल्व किसी चीज का हम नहीं कर सके। ये एक म्यूजिकल चेयर गेम खेला जा रहा है इस मुल्क के अंदर, जिसमें कोई नहीं जीत रहा। बस इसका राउंड 1 खत्म होता है, राउंड 2 शुरू हो जाता है, राउंड 2 खत्म होता है, राउंड 3 शुरू हो जाता है। मतलब ये बस दे आर डांसिंग अराउंड द चेयर। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बारियां लगा रहे हैं ना। इस मुल्क के अंदर से चोरी हुआ पैसा, जो यहाँ से दौलत लूटी गई है, ना वो वापस आती है, ना जिन लोगों ने करप्शन की है उनको सजाएं मिलती हैं। मतलब कोर्ट्स भी आपकी किसी काम की नहीं है। आई एम सॉरी, मतलब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का नाम सुन के एज अ लॉयर आपको दुख जरूर हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट के साथ ये होने जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त जो है वो एक, पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लाया गया था, अब उसकी भी अमेंडमेंट आ गई है। और अब जो है वो चीफ जस्टिस जिसको चाहे उस 3 रुकनी कमेटी में बैठा के तो बेंच बनवा ले। तो ये कोर्ट्स भी किसी काम की तो है नहीं। मतलब अब जितनी मर्जी इसके अंदर कर लीजिए तरमीमात, निकलना निकलाना इसमें से कुछ नहीं है सर। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुल्क का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये वर्ड जो बीच में रिपब्लिक है ना, इसको याद रखिएगा। क्या रिपब्लिक का कोई भी कॉन्सेप्ट आज तक हम इस मुल्क के ऊपर अप्लाई कर सकें? मतलब यार, इस मुल्क का तराना ये कह रहा है, पाक सर जमीन का निज़ाम, कुव्वत अखुवत अवाम। ये अवाम की अखुवत हो रही है यार इस मुल्क के अंदर। बेड़ागर का आपने किया वो ज़ियाउल हक का दौर अब याद करें। मतलब 6,000 से ऊपर औरतों के केसेस हैं।
जिनके ऊपर हुदूद ऑर्डिनेंस के साथ 10-10 साल की सजाएं, और मतलब ये अखुवत हो रही है। ये अखुवत नहीं हो वो रही थी कि मतलब एक औरत ये कह रही है कि मेरी इज्जत तो लुट गई है, मेरा रेप हो गया है, और उसको आप ये कह रहे हैं कि जी जाओ 4 गवाह लेके आओ। मतलब एक औरत जिसका रेप हो रहा है वो 4 गवाह लाके खड़े करे कि देखो मेरा रेप हो रहा है, फिर तुमने अदालत में जाके मेरी गवाही देनी है, या वो कैमरे लगवाए। इस तरह से तो हम इस मुल्क को चलाते रहे हैं। अखुवत क्या खाक अखुवत हो रही है यार। मतलब बिजली के बिलों में, और 700 रुपए किलो दाल हो गई है बाय द वे। गरीब आदमी तो मेरा ख्याल पानी में डुबो के रोटी अब खाए तो वो उसकी जिंदगी शायद गुजर जाए। ये अखुवत हो रही है इस मुल्क में। इस मुल्क का तो कौमी तराना नहीं अप्लाई कर सके आज तक, और बातें हमारी इतनी बड़ी बड़ी हैं। बातें हम दुनिया के सुपर पावर बनने की करते हैं, ख्वाब हमारे जो है ना वो चाइना और रूस को और अमेरिका को पीछे छोड़ने के हैं। ख्वाब हमारे उम्मत मुस्लिमा को लीड करने के, हमने उम्मत मुस्लिमा को लीड करना है, हम उम्मत मुस्लिमा को आगे लेके जाएंगे। मुझे तो ये वर्ड उम्मत मुस्लिमा, मुझे इससे चिढ़ हो गई है यार, मुझे नफरत हो गई है इससे। आई हेट दिस कॉन्सेप्ट। क्योंकि यहाँ दुनिया में जितने मुल्क मुझे नजर आते हैं ये सारे के सारे अपनी आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। कोई नहीं जा रहा, तुर्की को मैंने आज तक नहीं देखा वो गई उम्मत मुस्लिमा के, मतलब यार खुदा का वो खौफ करें। इंडिया ने 370 ए एब्रोगेट किया, याद है आपको इमरान खान साहब के दौर में। कश्मीर की जो एक हैसियत थी उसको खत्म किया गया। कितना शोर हमारे मुल्क के अंदर मचा, आज तक मच रहा है। कश्मीरियों का हमें दुख होता है, सही है। अब मेरी बात को बड़े गौर से सुनिए, कश्मीरियों का हमें दुख होता है। उसके लिए हम मतलब ट्वीटें भी करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट भी लगाते हैं, इसराइल के लिए उसके तबाही के लिए हम हर जुमे में दुआएं भी करते हैं। यार यही काम जब इमरान खान साहब की हुकूमत ने फतह के अंदर किया, कि वो 1947 से एक मुआहदे के तहत आपसे जुड़े हुए थे कि उनकी आज़ाद हैसियत, कबायली हैसियत बरकरार रहेगी और उनका जरगा सिस्टम बरकरार रहेगा। आपने उन्हें उठा के एनेक्स कर दिया, आपने उन्हें केपी का हिस्सा बना दिया। मतलब वहाँ हमारा दौरा मेयार, हमारे पॉलिटिशियंस का, मतलब 370 के अगेंस्ट तकरीरें करने वाले सियासतदान यहाँ नहीं बोले, यहाँ सारे खामोश थे, क्योंकि ये हम कर रहे थे ना। हम किसी का हक मार रहे थे, तकलीफ नहीं हुई। अच्छा, इसी तरह से फलस्तीन का हमें दुख होता है कि जी इसराइल जो है ना वो मतलब वो फलस्तीनियों को उधर मार रहा है, मगर हमारे ही मुल्क के अंदर हमारी ही फौज 1948 से एक 1.25 लाख के करीब बलोच मार चुकी है। उसके ऊपर आपने किसी सियासतदान को, यार आप नवाज शरीफ लेने बेनजीर से आप शुरू करें। भुट्टो को तो आप भाड़ में डालें ना, वो तो अच्छा इंसान था ही नहीं, भुट्टो को तो आप भाड़ में डालें। स्टार्ट करें हम बेनजीर भुट्टो से, नवाज शरीफ के ऊपर आए, फिर बेनजीर, फिर नवाज शरीफ, फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में ये आपकी काफली, ये गुजरात के चौधरी, देन गोइंग फर्दर गुजरात के चौधरी से आप आगे चलें, फिर यही नवाज शरीफ, फिर यही जरदारी, फिर इमरान खान। किसी एक से आपको नजर आया कि किसी एक ने आवाज उठाई हो कि बलोचों का कत्लेआम होता है, इसे रोका जाए? नन व्हाट्सओएवर, नन व्हाट्सओएवर। मगर हमारी आवाम को जो है वो फलस्तीन का चूरन बेचा जा रहा है, गजा का चूरन बेचा जा रहा है, कश्मीर का चूरन हम बेच रहे हैं, मगर फाटा हमें याद ही नहीं रहता कि हमने खुद क्या किया हुआ है। ऐसा मेरा ख्याल देयर इज अ फंडामेंटल फ्लॉ विच वी नीड टू एड्रेस ओवर हियर। मतलब ये आइन वाइन कानून, मतलब वो मुझे याद आ गया किस्सा शफीक एडवोकेट का। वो बेचारा बड़े मुजाहरे शुजाहरे करता होता था, बड़ी आवाज उठाता होता था वो, तो उसको एक दफा फौजी उठा के ले गए, तो उसे कूटा पिटा, मतलब 2 दफा वो फोर्स डिसअपीयरेंस का वो शिकार हुआ है, तो वो एक दफा कूट शूट के उसको अच्छी तरह से कुट शुट उसकी लगा के तो उसको जो है वो छोड़ दिया उन्होंने। वो फिर ना बाज आया, उसको फिर उठा लिया। जब उसको उठा लिया उन्होंने, तो मतलब कुट शुट के उसको उन्होंने पूछा कि भाई तेरा मसला क्या है? तो उसने कहा यार मैं कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो आगे से फौजी उसको कहता है कॉन्स्टिट्यूशन माँ चुदा है।
अब आप अंदाजा लगाइए, जिस मुल्क के अंदर ये फौजी आपका खड़ा होकर कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन माचुदा है, वहां आपके पॉलिटिशियन भी ये कहते होंगे। ये तो सिर्फ एज अ टूल अवाम को चूरन बेच रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन है इस मुल्क का जो तुम्हें जो है ना मतलब तुम्हारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, जबकि वो नहीं कर रहा। आर्टिकल 8 में वो राइट्स देता है, 19 में वो सारे राइट्स जो है ना वो उठा के आपसे ले लेता है, वो कहता है चुप करके बैठो, आवाज नहीं तुमने निकालनी वरना हम तुम्हारा गला दबा देंगे। यही आइन आपका, खूबसूरत तरीन आइन, मतलब सुभान अल्लाह माशाल्लाह, जिसकी हर शिक एक दूसरे से टकराती है। तो सर ये तो मुझे सारा का सारा जो है ना ये आई वॉश लगता है। सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सिस्टम चलाया गया। मतलब इसको सीरियसली अगर हमने ठीक करना है तो वेयर डू वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम, इसके ऊपर आइए सर। बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल सॉरी में ये मेरी बात बहुत लंबी हो गई। नहीं, कोई जबरदस्त था। आपने एक ओवरव्यू दिया, और जो जहाँ पे आपने इसको ला के खड़ा किया, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको ठीक कैसे करें। मेरा ये ख्याल है कि भाई इसके लिए सबसे पहला काम तो अवाम को एजुकेट होना है। अवाम को ये जानना है कि हमारे राइट्स क्या है। और राइट्स का होना एक बात है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे जाना दूसरी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन कोई राइट्स क्रिएट नहीं करता, वो एक्नॉलेज करता है उन राइट्स को जो कि इंसान को नेचर ने दी है, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में जो राइट्स पैदा होते हैं, उनको हम लिख दें तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। लेकिन उस वो जो लिखा जाता है, जो जो चीज़ हम लिख देते हैं, उसको अपनी मर्जी के लिए भी लिखा जा सकता है। यानी ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ लिखी गई हो वो फेर ही हो। बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई ज़मीन का आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या गाड़ी आपने खरीदी, तो आप एक स्टाम्प पेपर के ऊपर एक मुआहदा करते हैं। तो वो मुआहदा अगर तो ठीक है, यानी उसके अंदर दोनों पार्टीज राजी हैं और आपने उसके अंदर वही चीज़ लिखी है जो कि उनकी मर्जी के साथ लिखी गई है, तो फिर तो वो फेयर होगा, एक फेयर डील होगी। लेकिन अगर उसमें एक पार्टी को नीचा दिखा के और दूसरी पार्टी के फेवर में कोई ऐसी शिक्कें लिखी गई हैं, तो वो जो वायदा होगा वो नाल एंड वॉइड होगा, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। बहुत सारे मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशन इसी तरह से लिखे गए हैं, उनमें हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन भी शामिल है। और वो अवाम बेचारी इतनी भोली भाली है कि वो बजाय इसके कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करें और उसको कहें कि हमें एक ऐसा निज़ाम चाहिए है जो कि हमारा, वो कहते हैं जी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करते हैं। और वो जो शफीक साहब का वाक़या आपने यहाँ पे मेंशन किया, वो बहुत सारी अवाम जो है वो यही कर रही है कि जी हमें कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेंगे, जबकि हकीकत यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, ये तो एक आई बात है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे थोड़ी होता है कि आप एक चीज़ वही 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आप पकड़ लें, यानी कि जो गोरों ने निज़ाम बनाया था उसको पकड़ के उसको री इनकारनेट करके आप यहाँ पे ले आए और कहें जी कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उस वक्त उस लॉ के खिलाफ अगर एक इंडिपेंडेंस की कॉल ज़रूरी थी या जस्टिफाइड थी, अगर उस लॉ को चैलेंज करना उन लोगों का राइट था, तो फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करना राइट क्यों नहीं है लोगों का? सवाल ये है। लेकिन अभी अवाम उस जगह पे नहीं पहुंची। जो अवाम है वो बेचारी अभी तो, वो जो वो होता है ना, ये मतलब मेडिसिन की भी किस्में होती हैं, एलोपैथी होती है, एक्यूपंक्चर होता है, हर्बल मेडिसिन होती है, फिर जो है वो आपकी होम्योपैथी होम्योपैथी, होती है। होम्योपैथी जैसे सालों में जाके एक मर्ज का इलाज होता है, तो मेरा ख्याल हम बिल्कुल होम्योपैथी के ऊपर हमने आवाम को डाला हुआ है। बिल्कुल शायद एक इनको 100 साल होम्योपैथी, में समझ आ जाए। बिल्कुल। या फिर जो है ना वो हर्बल मेडिसिन के ऊपर हमने उनको डाला हुआ। अभी हम उनको जहाँ पे जो है ना वो एलोपैथी है, वहां पे अभी हम उनको लाए नहीं रहे, और हमारी वहां भी मस्त है। तो अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत सारे सेशंस हम कर चुके हैं, इसके ऊपर बड़ी लंबी डिबेट हो चुकी है कि इसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम और उसको आपने ठीक करना है। लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता, वो बस एक बंदा उनको जो कॉल देता है वो उसके पीछे निकल खड़े होते हैं। अब अगर यही सवाल उस वक्त के जो जिनको हम कहते हैं मुसलमानाने पाकिस्तान, यानी उस वक्त तो हम थे नहीं, अगर शायद होते, आज की सूरत हाल होती और हमारे पास उतना नॉलेज भी होता, तो डेफिनेटली हम कायदे आजम से ये सवाल पूछते कि भाई आप ये मुल्क बना रहे हैं अजहर साहब, तो हमें ये बताएं कि मुल्क बनने के बाद आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, ये बताएं हमें, ठीक है। उस वक्त तो खैर चलो लोगों के पास सोशल मीडिया नहीं था, वो उन तक पहुंच ही नहीं सकते थे, लेकिन आज के दौर में तो सोशल मीडिया मौजूद है, कोई आदमी भी फेसबुक पे आके
यूट्यूब के ऊपर आके, ट्विटर के ऊपर आके क्वेश्चन पूछ सकता है पीटीआई की लीडरशिप से कि भाई आप एक नया मुल्क बनाने की बात कर रहे हैं, एक नया मुल्क दे रहे हैं लोगों को, हमें ये बताएं कि ये मुल्क जब आप पावर में आ जाएंगे तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, कौन सी तरमीम आप लाएंगे जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगी, और वो क्या वाकई वो जो तरमीम होंगी वो अवाम के लिए होंगी या अलीट्स के लिए होंगी। तो ये सवाल कोई भी नहीं पूछ रहा। वो कहते हैं जी कि हमें, और ये टोला है, ये एक एक लीडर होता है और उस लीडर के साथ एक टोला होता है जो कि अपने अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा होता है। तो जो जो इमरान खान साहब हैं, अल्लाह उनकी लंबी जिंदगी करे, वो बाहर आए, लेकिन वो एक लीडर हैं। और उसके साथ बाकी जो लोग हैं जो कि आपको अमेरिका में मिलते हैं, यूके में मिलते हैं, उनके उन्होंने अपना अपना एक जो है ना वो शोशा शुरू किया हुआ है कि उसके साथ हमारी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, हमें भी लोग कहेंगे कि वाह भाई वाह, ये भी बड़े कमाल के आदमी हैं, इन्होंने भी बड़ा हिस्सा लिया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो जो आप काम कर रहे हैं उसके नतीजे में उस मुल्क में रहने वाले लोगों की सूरत हाल बेहतर होगी, या वो फिर भी कश्तियों में बैठ के दूसरे मुल्कों में डंकी लगाने पर मजबूर होंगे, या वो मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में आने के लिए मजबूर होंगे। सवाल तो ये है कि अगर इतने लोगों ने उस वक्त जाने दी, कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब की कॉल के ऊपर इतने लोग मारे गए, करोड़ों की लोग तादाद में लोग मारे गए, फिर उनको मिला क्या? वो जब इस मुल्क में आए तो उनको क्या मिला? वो अभी उनकी औलादें जो है दूसरे मुल्कों में भागने पे मजबूर हैं, वहां पे अच्छा। उनको कोई जॉब नहीं मिल रही, पुलिस वाले जो हैं वो उनको उल्टा करके तो उनको 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 डंडे मार रहे हैं। तो कोई मतलब कोई एक इंस्टीट्यूशन मुझे बताइए कि जो काम कर रहा हो जिसमें हम कहें कि जी वो वाम को मालिक ट्रीट करता हो और उनको कहता हो जी कि देखिए हम आपसे पे ले रहे हैं और हम आपके मुलाजिम हैं, हम आपके खादम हैं। ठीक है, अब नाम सारे लेते हैं जी, मैं खादम आला हूँ, ठीक है, नाम सारे लेते हैं लेकिन खादम खुदम कोई नहीं है यहाँ पे। तो ये नहीं निज़ाम पूरे का पूरा, ये इसको अवाम को समझना होगा और इसको गोल करना होगा, तब जाके ये दुनिया में कुछ अमन होगा और हमारे पास भी इसका कोई हम सुकून से लोग वहां पे रह पाएंगे। नहीं, तो इसको अगर हम कंपेयर करें, मतलब आपने कायदे के ऊपर एतराज उठाया 11 सितंबर 1947 की उनकी तकरीर मौजूद है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कि किस तरह का आइन वो चाहते थे। एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी भी वहाँ छोड़ते हैं जो उनके पास मौजूद थी। एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी भी उन्होंने छोड़ी है कि इससे रेफर करें। मगर अगर अमेरिका ने एक कॉन्स्टिट्यूशन 200 साल पहले, 250 साल पहले बनाया, और उन्हें उसमें आज तक मतलब टोटल कितनी 33 तरमीमें की हैं, ऐसा ही कुछ है ना, जो कि जी, ऐसे कोई 27। 27 अमेंडमेंट्स किए हैं उन्होंने उसके अंदर, जो कि ऐसे कोई 150 साल पहले होके सारी मुक चुकी हैं, उसके बाद से कोई नहीं हुई है। तो मतलब 150 साल से अमेरिका एक कॉन्स्टिट्यूशन को लेके चल रहा है और उसके तहत रियासत चल रही है, और आज तक मतलब हमें कोई ऐसा सच बहुत मेजर किस्म की गवर्नेंस प्रॉब्लम नजर नहीं आती। सिस्टम इज वर्किंग फाइन एंड सर्विंग पीपल। दूसरी तरफ हमारी कौम को इधर चूरन बेचा हुआ है, अब सबसे बेहतर उम्मत है, और वो सबसे बेहतर उम्मत जो है वो 70 साल से नाकाम है एक परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो आई मीन टेकिंग दिस थ्योरी आर वी सेइंग दैट कि जो गोरे हैं दे आर सुपीरियर पीपल, दे कैन डू थिंग्स परफेक्टली एंड वी कैंट। ये बात ठीक है, मेरे ख्याल में ये क्रेडिट तो फिर हमें देना पड़ेगा, क्योंकि जो जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट तो हमें करना पड़े। भले हम कहते ही रहें कि जी हमें, हमारे पास बड़ा ब्रेन है, हम भी बड़े काबल आदमी हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि हम काबल नहीं हैं। अगर काबल होते तो हम अपना निज़ाम ठीक करते और गोरे हमारे पास आते। इन दी इन दी अदर वर्ड्स वी आर द सुपीरियर उम्मा बट वी आर इंफीरियर पीपल। ये तो एक चूरन है ना जो आम बंदे को चटाया जाता है जी कि आप ये ले लें और आप जो है ना वो हवा में उड़ना। मतलब ये ऐसे ही है जैसे किसी को कह दिया जाए कि आपके पास इतनी ताकत है कि आप बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट की हवा में उड़ सकते हैं, और आप ऐसे छलांग लगाएं खिड़की से और नीचे आपके दड़ामा आके गिरेंगे और पता लगेगा कि आप चौड़े हो जाएंगे। तो कोई लॉजिक होता है। अब देखिए, ये एक दफा एक मेरे गोरे दोस्त थे तो मैंने उनको कहा कि शुक्र है ये हवाई जहाज जो है ये गोरों ने बनाया है, अगर ये कहीं हमारे पाकिस्तानियों ने बनाए होते तो यकीन जाने वो उसके ऊपर जो है ना वो धागे बंधे हुए होते और हम अल्लाह अल्लाह करते कि यार पता नहीं ये जहाज पहुंचेगा भी क्या अपनी मंजिल पे कि नहीं। तो वो हम तो वहां पे वो पाकिस्तान पीआईए ने पता नहीं वो जो एयरप्लेन क्रैश हुआ था तो वहां पे बकरे की कुर्बानी दे रहे थे। ठीक है,
तो ये इस तरह की तो हमारी जो है ना वो कारोबार है। तो अब नहीं नहीं सर, सिर्फ धागे नहीं हमने बांधने थे, हमने तो बाबे बुला के उसके ऊपर दम करवाने थे। वो बाबे ने भी लाउड स्पीकर लगा के जहाज के सामने ना उसने शुफ शुफ करनी थी उसके ऊपर, कि जहाज को कुछ ना हो जाए। खैर, बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक, आपने एक बात की, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आपने नाम लिया। तो पहले तो ये देखे, अच्छा ये जो टर्म है ना, जो इस्लामिक रिपब्लिक, ये ऑक्सीमोरोनिक है। जो लोग नहीं जानते ऑक्सीमोरोन, कॉन्ट्रोडिक्टरी कॉन्ट्रोडिक्टरी है सर, कॉन्ट्रोडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी। तो यानी कि या तो आप इस्लामी कर लें या या फिर आप, रिपब्लिक कर सकते। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप जो है वो मतलब बिल्कुल उसी तरह से या तो फिर आप एलोपैथी का ट्रीटमेंट ले लें या होम्योपैथी का ले लें। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप एक मेडिसिन को दूसरी के साथ मिला दें और कहें कि उससे जो है वो रिएक्शन नहीं होगा और बड़ा अच्छा आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो हम भी वही नहीं काम नहीं, करते नहीं नहीं नहीं, आप एक मेडिसिन को दूसरी के साथ मिला दें और वो बंदे को दे भी दें और फिर क्या अल्लाह शफा देगा। हैं। हाँ, तो वो तो फिर अल्लाह तो अपने पास ही उसको बुलाएगा कि आ जाओ मेरे पास, आपको वहां रहने की जरूरत क्या है। तो वो तो फिर वो अल्लाह के पास पहुंच जाएगा और पीछे ये बैठ के जो है ना खाने गिन रहे होंगे कि सर अल्लाह लोगों को चाहता। ख्वाब, ख्वाब भी तो हमने लोगों को जन्नत के दिखाए ना, तो वो जन्नत में जाना तो उनका हक तो बनता है ना। यार बस क्या वी करें। आर बैक टू दैट जन्नत ये कॉन्सेप्ट। इतनी जिंदगी तबाह की है इन लोगों ने, वो बेचारे जो उनका पोटेंशियल, एक बार देखिए बच्चे का एक पोटेंशियल होता है। अब एक बच्चा जब पैदा होता है उसके 2-3 साल के बाद उसको शऊर आना शुरू हो जाता है, और उसका जो 20 साल तक का जो टाइम होता है ना एक बच्चे का, वो स्किल सीखने के लिए होता है कि वो उसके दौरान अगर उसने कोई ऐसी स्किल सीख ली है तो उसके बाद की जिंदगी उसमें उसको जॉब मिल जाएगी, उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, जल्दी से उसकी शादी हो जाएगी। तो हमारी जो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो अनफॉर्चुनेटली उसके मैं भी शिकार रहा हूँ, और भी बहुत सारी पॉपुलेशन है, आपका तो मुझे नहीं पता, बट बहुत सारी पॉपुलेशन है जो उसका शिकार हुई। तो उसमें पहले 20 साल जो है वो उसको खुदा की इधर उधर की बातें, हवाई बातें उसको बताई जाती हैं। और जब वो 20 साल की एज को पहुंचता है तो उसके बाद वो देखता है आगे कि भाई आगे आगे तो आपको दुनिया में तो स्किल चाहिए, स्किल की बेस के ऊपर आपको जॉब मिलेगी, उसकी बेस पे आपको पैसे मिलेंगे। कोई भी काम करना है तो उसके अंदर महारत चाहिए आपको। तो फिर उसके बाद हमारे डॉक्टर्स का भी वही हाल है, तो मतलब हर जगह पे वही हम वही काम कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद वो बंदा देखता है कि यार ये सीन क्या चल रहा है, तो उसको जब, मेरा ये ख्याल है, मेरी अपनी थ्योरी है कि उसको कोई 40 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते उसको पता चल जाता है कि ये क्या सीन क्या है, ये मजहब और सियासत और ये सारी चीजों का उसको पता चल जाता है। लेकिन उस वक्त तक वो कहता है कि यार अब मैं अगर कोई बात करूंगा तो पहली बात तो ये है कि उसका कोई रिवार्ड नहीं है, मुझे पनिशमेंट उल्टी मिलेगी, लोग कहेंगे कि भाई आप जो है वो तौहीन कर रहे हो। तो वो कहता है कि इससे बेहतर है कि मैं खामोश रहूं। और उसके बाद वो एक ना, हम गांव में होते थे तो वहां पे एक हमारे दोस्त थे, तो उसने एक कौम का नाम लिया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मकसद सिर्फ समझाना है। तो उन्होंने कहा कि एक कौम है और उस कौम के अंदर एक प्रॉब्लम है कि वो 7 लोग इकट्ठे जो थे ना वो एक जगह पे मर गए थे। और वो मरे कैसे, कि एक बंदा जाता था वहां पे, वो मरता था तो वो किसी को बताता नहीं था कि यहाँ हो क्या रहा है। तो वो जो भी जाता था वहां पे वो मर जाता था। तो यही सीन है कि जो जो आदमी मजहब को बताने की कोशिश करता है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है भाई, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आसमान से नाजल हुई है, ये यहाँ पे बैठ के लोगों ने बनाई है और आपको काबू करने के लिए, आपके दिमाग को काबू करने के लिए बनाई गई है। तो वो बंदे को कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो लोगों को बताए, और जो कहेगा तो वो उसको उल्टा भी, उसको ये हमारे यहाँ जो चल रहा है कि ब्लास्फेमी लगा दो, और उसको अब वो इतने बड़े दिमाग जो वहां बैठे हुए हैं जो कि ब्लास्फेमियां लगा रहे हैं, अब आप उनको देखिए कि वो मतलब फिर कर क्या रहे हैं। अच्छा, ब्लासफेमी से मुझे याद आया, एक रिसेंट वाकया हुआ, और ये बड़ा ज़बरदस्त एक रिसेंट वाकया हो गया। एक है हमारे कराची के होते हैं, यूट्यूब का चैनल भी है उनका, मौलवी तारिक, मौलाना तारिक मसूद साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब। ये जो ये वही मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं जो जेलम पहुंच गए थे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से मुनाजरा करने के लिए, अपनी खुद साख्ता दावत के ऊपर, और जाके वहां पे दरवाजे पे जा रहे थे। अब इन्होंने कनाडा में बैठ के कुछ बातें कर दी हैं, और कनाडा में बैठ के इन्होंने जो बातें की हैं वो वीडियो हो गई है रिकॉर्ड, और वीडियो आ गई है सोशल मीडिया के ऊपर। मजे की बात यह है कि उनके ऊपर एफआईआर भी पाकिस्तान में किसी ने दे दी हुई है।
FIR लॉन्च कर दी है किसी ने वहाँ पे। अब हम ये काफर काफर का गेम खेलते और तौहीन तौहीन का गेम खेलते यहाँ तक पहुंच गए हैं कि अब यही उल्मा, इनकी एक ऑडियो और भी मौजूद है हजरत की, जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई तौहीन रसालत करता हुआ मिलता है, ये मौलाना तारिक मतलब मुफ्ती तारिक मसूद साहब के अल्फाज है, कि कोई आपको, आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आता है कि जहां तौहीन रसालत हो जाए, तो अदालत और पुलिस वुलिस का वेट मत करो, वहीं उसकी गर्दन उतार लो। ये मौलाना साहब के अपने अल्फाज हैं, ऑडियो मौजूद है। आई हैव इट, मेरे पास मौजूद है। इसको मेरा ख्याल है कि आज वकास गोराया ने इसको जो है ना वो मतलब ट्वीट भी कर दिया इस ऑडियो को। हम्म। अब सारा कुछ तो ऑन रिकॉर्ड आ गया है। तो ये तौहीन तौहीन का गेम खेलते हैं, जो मतलब जो ये दुनिया को कहते थे कि गर्दन उतार दो, आज उनकी अपनी गर्दनों के ऊपर तलवार आ गई है। और ऐसा ही अगर एक वाकया आपको याद हो, वो एक को मौलाना साहब थे, माविया नाम था उनका, जिनके ऊपर एक बच्चे के साथ बदफेली का इल्ज़ाम लगा था। तो हमारे जो वो इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब हैं, वो पहुंच गए थे वहाँ पे सुलह सफाई करवाने, और वो बच्चे के बाप से माफ़ी मंगवा रहे हैं। तो मतलब ये हमारे मौलवियों का किरदार है, जो अवाम को उकसाते हैं ब्लास्फेमी के ऊपर। आज उनके ऊपर ब्लास्फेमियाँ लगती हैं, जब उनके ऊपर मुकदमात बनते हैं, तो मेरे सुनने में यह है कि वो इब्तिसाम लाई ज़हीर साहब ये वो दोबारा एक्टिव हुए हैं, और वो इस FIR को, मतलब ये पर्चा खारिज करवाने की उनकी जो तहरीक है वो शुरू हो गई है कि ये पर्चा खारिज करवाया जाए किसी तरह से। बिल्कुल, वो एक इस ये जो है ना ग्रुप मेंटालिटी होती है, हर ग्रुप के लोग ऐसा करते हैं। मसलन अगर पुलिस वाले से कोई गलती हो जाए तो वो सारे पुलिस वाले बजाय इसके कि उसको सजा दिलवाएं उसके साथ खड़े हो जाएंगे। अगर कोई दैट लॉ, दैट्स द थ्योरी ऑफ बैंड ऑफ ब्रदर्स, दे हाँ प्रोटेक्ट ईच अदर। बिल्कुल। अच्छा, अब इसी तरह से अगर कोई लॉयर्स को गलती कर लें, कोई उनमें से एक दो लोग अगर गलती कर लें तो वो बाकी लॉयर्स उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये तो एक मेंटालिटी होती है ये तो। और मौलवी साहब भी उसी प्रिंसिपल के ताबे ही काम करते हैं। वो भी कोई डिफरेंट मखलूक तो नहीं है। तो वो भी जब उनको उनकी अपनी बात आती है तो वो फिर बच बचाव हो जाता है उनका। तो प्रोटेक्शन भी उनको मिल जाती है। वो फिर कहते हैं नहीं, कोई नहीं, खुदा गलतियों को माफ करने वाला है। लेकिन नहीं, अगर कोई आम बंदे से गलती हो जाए तो फिर वो बंदा जो है वो बड़ी जल्दी उसका स्विफ्ट एक्शन करके कोर्ट में भी जाने की जरूरत नहीं है। और वो देखें, वो पिछले दिनों जो एक बंदे को पकड़ लिया और जेल में जाके उसको जो है ना वो एक पुलिस वाले ने उसको मार दिया और वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो जी ये जी, तो अभी है। ये 2 दिन पहले का वाकया, 2-3 दिन पहले का ही वाकया है जिससे उनके अंदर पेश आया है। मतलब वो उस बंदे की, उसको दफन भी नहीं होने दिया सर। हम्म। उसको मार तो दिया, उसको दफन भी नहीं होने दिया उसको, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि एटलीस्ट उसे हक्के लहद दिया जाता, वो तक नहीं दिया गया। उस बंदे की लाश को जलाया गया। मतलब एक तरफ तो अवाम को हमने इस हद तक उकसा दिया है कि एक बंदा, उसके ऊपर मतलब तौहीन रसालत का इल्जाम लगता है, और वो बंदा जो है वो अपनी जान से भी जाता है, उसको कब्र भी नसीब नहीं होती, उसकी लाश को आग लगाई जाती है। और हाँ तो एक ये तरफ एक मौलाना साहब जब वही हरकत करते हैं, तो फिर उनके लिए बाकी सारे मुल्ला एक्टिवेट हो जाते हैं, और पूरी लॉबी जो है वो उठ के खड़ी हो जाती है कि नहीं जी, इस मौलवी को प्रोटेक्ट किया जाए। बिल्कुल। तो असल में जो है ना वो ये मसला निकल रहा वैसे है। आपको क्या लगता है, ये मौलाना साहब ने भी कुछ दिन पहले जो अमेरिका का दौरा भी किया था, आजकल ये कनाडा में मौजूद हैं, ये अमेरिका से पाकिस्तान गए थे, फिर वापस ये अभी कनाडा आए हुए 10 देने, और वहाँ पे इन्होंने हरकत की। आपको लगता है कि ये इन्होंने मतलब ये वापस जाएंगे अब, या इनको अ, वेस्टर्न दुनिया इतनी पसंद आ गई है कि उन्होंने कहा चलो कोई ऐसा काम करो कि वापस जाना ही ना पड़े। ये भी पॉसिबिलिटी है डेफिनेटली, क्यों नहीं। अगर पहली बात तो ये है कि मुझे जो मैंने अभी लेटेस्ट अपना शायद फेसबुक पे किसी दोस्त ने एक पोस्ट शेयर की हुई थी कि वो उसकी माफ़ी जो है वो उन्होंने मांग ली है और शायद एक्सेप्ट भी होगी, आई डोंट नो। लेकिन अब देखा ये जाएगा कि अगर तो वो माफ़ी एक्सेप्ट हो गई है तो फिर तो उसका काम जो वो उसने सोच के किया है, मेरा ख्याल है ये काम उसने सोच के किया है। मेरी अपनी जो थिंकिंग है वो ये है कि क्योंकि इतनी देर हो गई है, उससे पहले तो उसने ऐसा नहीं कहा कि कुरान के अंदर गलतियां हैं। क्या वो आज ही रात उसको रिवील हुई हैं कि कुरान के अंदर गलतियां हैं। तो शायद इसमें मुझे लगता है कि कोई
इस तरह का सीन है कि हम यहाँ पे कोई ऐसा काम करें इस मुल्क के अंदर रह के कि यहाँ पे असाइलम मिल जाए, और फिर उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे लाइफ भी आसान है, तो यहाँ बैठ के फिर लोगों को लाइव लेक्चर दिया करेंगे। मैं तो, मेरी तो अपील है इन गवर्नमेंट से जो वेस्टर्न वर्ल्ड की हैं, कि वो जितने मौलवी हैं इन सबको पाकिस्तान भेजें, और यहाँ पे इनको ताहिरुल कादरी साहब हो गए, ये वाले साहब हो गए अगर वो कनाडा में हैं, और इवन कि मैं तो अमेरिकन गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि जुवेद गामदी को भी पाकिस्तान भेजें। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अवाम को गुमराह किया, जिन्होंने उनका वक्त ज़ाया किया है, जिन्होंने उनको सही नहीं बताया कि जो असल असल चीज़ है वो क्या है। मतलब वो कहते हैं जी कि मैंने इतने साल रिसर्च की। भाई किस किस्म की रिसर्च की है आपने? यानी कि अगर एक आप मजहब के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो मजहब का पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि मजहब आया हमारी जिंदगी में क्यों है और वो क्या करना चाहता है। डेफिनेटली पॉलिटिकल आर्डर की बात हो रही है यहाँ पे, कि पॉलिटिकल आर्डर को, हकूकुल इबाद को वो ठीक करना चाहता है। तो अगर आपने उससे बाहर जाके रिसर्च की नहीं, आप मजहब के अंदर ही रिसर्च करते रहे, तो ये किस किस्म की रिसर्च हुई भाई आपकी? मतलब आप वही गोली वाम को दे रहे हैं। नहीं मतलब आप तो कल तक आप लोगों को ये बता रहे थे कि दुनिया का कोई ऐसा इल्म नहीं है जो इस किताब के अंदर मौजूद ना हो, आज आप लोगों को बता रहे हैं इस किताब में गलतियां हैं। यार सुभान अल्लाह। एक्सक्यूज मी, बिल्कुल। तो तो ये जो है ना, ये एक ये वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जब लोग इस तरह से आते हैं तो वो फिर ये उनको। तो मतलब ऐसा अगर ऑनेस्टली मतलब इट शुड बी brought up to three governments, I believe so. Three governments, US, Canada and British. हम्म। इन तीनों गवर्नमेंट्स के ऊपर अब प्रेशर आना चाहिए कि ये जिस किस्म की मजहबी शख्सियात आपने अपने मुल्क के अंदर बिठाई हुई हैं। मतलब अभी कुछ दिन पहले हमने वो तमाशा देखा था, यूके के अंदर वो शुशर सरकार वहाँ पहुंची हुई थी, हक खतीब साहब वहाँ गए हुए थे, और वो वहाँ वो खुसूसी दम कर रहे थे। और मुझे तो हैरत हुई यार, इंग्लैंड में रहने वाले लोग जो वो मतलब मेरे बरतानिया तो जैसे मुल्क में पाकिस्तानी रह है। रहे हैं और वो वहाँ यूं सरों के ऊपर हाथ रख के बैठे हुए हैं यार, दम करवा रहे हैं। कि वो दिमाग तो पाकिस्तानी है ना, मतलब पाकिस्तानी ब्रेन कितना को ब्रेन होता है। मतलब दिमाग में तो भूसा भरा होता है आपका, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, तो ब्रेन तो आपका वही है। तो वो चाहे आप अमेरिका में आ जाएं, चाहे आप बरतानिया में चले जाएं, चाहे आप कनाडा में चले जाएं, तो दिमाग की तो आपने जो है ना वो बत्ती मतलब बंद कर रखी वेस्ट फैलियन ऑर्डर के अंदर रहते हुए भी, इतनी तरक्की याफ्ता दुनिया के अंदर रहते हुए, हमारी कौम के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि मेंटली ग्रो कर जाए। है। बिल्कुल, मतलब एक इंडिपेंडेंट होके बंदा सोच ही सके, इतनी काबिलियत हो कि बंदा जरा जो गिवन बाउंड्स हैं उनसे बाहर जाके सोच ही सके कि दुनिया काम कैसे करती है। मसलन जब वो कहते हैं कि जी हमें खुदा ने पैदा किया, तो मतलब क्या आपके अब्बू जो थे उन्होंने शादी नहीं की, या आपकी अम्मी ने आपके अब्बू से शादी नहीं की? कैसे पैदा किया आपको? मतलब अगर आप शादी कर रहे हैं, तो अगर आप अपनी बीवी के साथ हम मिस्त्री नहीं इस, करते, तो वहां पे आप कुरान पढ़ना शुरू कर दें, तो क्या बच्चा पैदा हो जाएगा आपका उल्लू के पट्टे? ये दिमाग है हमारा जी, हमें खुदा ने पैदा किया। अच्छा भाई ठीक है। अच्छा ये फिर नहीं नहीं, सिर्फ हमें खुदा ने पैदा किया यहाँ यहाँ बात रुकती नहीं है ना। फिर जो हमारा एक पॉपुलेशन कंट्रोल का मसला है, जरूरत से ज्यादा बच्चे लोग पैदा करते हैं। अच्छा वहाँ ये कहते हैं कि हर बच्चा अपना रिस्क जो है वो अपने साथ लेके आता है। हाँ, उन वसाइल के ऊपर भी कोई माँ बाप तवज्जो देने को तैयार नहीं है कि हम औलाद पैदा करने जा रहे हैं, हमने इसे मतलब रोटी देनी है, उसका कोई हमारे पास जरिया हो कि हम अपने जरिया जरिया आमदन को बढ़ाएं, उसके ऊपर कोई कोई सोच विचार नहीं है। फिर इस बच्चे ने तालीम हासिल करनी है, उसके क्या वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, क्या वसाइल हमें दरकार हैं, उसके ऊपर कोई होमवर्क हमारा नहीं होता। बिल्कुल ये आई थिंक सो कि ये जो ऐसा द वे आई सी इट, कि ये जो इंसान का पहले चंद साल का उसकी ज़िंदगी का जो पीरियड होता है ना, उसके अंदर जो फीडिंग उसे की जाती है, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम कम्स फ्रॉम। कि आप बचपन से बच्चे के दिमाग को डेवलप ही नहीं करते इस चीज़ के लिए। आप डेवलप ही नहीं कर रहे उसको बचपन से इस चीज़ के लिए कि उसने बड़े होके। बिल्कुल। और वो एक उल्लू का पट्टा जो था, वो उससे हमारी मुलाकात हुई स्पेसस के अंदर, तो वो कह रहा था कि मुसलमान जो हैं ये खुदा की एक ब्लेस्ड कौम है, कि यानी कि ये कौम सिर्फ खाने के लिए आई है दुनिया में, बाकी जो काफर हैं, गोरे हैं, हिंदू हैं और बाकी जो कौमों के लोग हैं, वो इजादात करेंगे, वो सारी चीज़ें बनाएंगे और हम बैठ के खाएंगे।
हम बैठ के इसको एंजॉय करेंगे। हाँ, हम यहाँ पे इंजॉय करेंगे, हमें खुदा ने इंजॉयमेंट के लिए भेजा है। और हमें ये खुदा ने एंजॉयमेंट के लिए भेजा है, और ये जो जो सब कुछ ये बना रहे हैं, जो ये इजाद कर रहे हैं, ये सब जहन्नुम में जाने वाले हैं, और जन्नत में हमने जाना है। और इनकी चीजें भी हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब अंदाजा करें, यानी कि ये जहन्नम में जाएंगे, और इनके बनाए हुए मोबाइल और माइक्रोफोन और कंप्यूटर्स, इसके ऊपर बैठ के हम इंजॉय करेंगे। तो मतलब मतलब ये कम जो हम तो लेंगे, मिलावट हम करेंगे, बेईमानी हम करेंगे, चोर बाजारी हम करेंगे, खयानत हम करेंगे, झूठ हम बोलेंगे, और दोजख में गोरा जाएगा। हाँ, तो सुभान इसका अल्लाह। जो मेरा तो ये ख्याल है, मैं तो मेरी जो दोस्त हैं, इंक्लूडिंग योर सेल्फ, आपको भी, कि आप ये जो अमेरिका, कनाडा और बरतानिया के अंदर जो मजहबी तबका बैठा हुआ है ना, इनको वहां भेजें जहां पे इस्लाम की जरूरत है। अफगानिस्तान इनको भेजें, सीरिया के अंदर भेजें इनको, लेबनान के अंदर जाएं, पाकिस्तान भेजे सर, इनको पाकिस्तान पाकिस्तान चले भेजे। जाएं। बिल्कुल, मतलब ये यहाँ लोग कर क्या रहे हैं, अंदाजा करें ना, कि भाई। मेरा ख्याल है कि गोरे को, या जो वेस्टर्न कौम है, इनको इस्लाम की ज़रूरत नहीं है। ये इखलाकी तौर पे, द वे आई सी है, इखलाकी तौर पे मुसलमानों से बहुत बेहतर हैं। अपने किरदार के अंदर मुसलमानों से बहुत बेहतर है। मेरा ख्याल इस्लाम की ज़्यादा ज़रूरत जो है वो हमारी उम्मत मुस्लिमा को है। नहीं, खैर, इसके ऊपर जो है ना, वो बाद में हम बात करेंगे इस इशू के ऊपर। बट ये मजहब के ऊपर आई थिंक सो कि इट इज सफिशेंट। तो ये जो हमारे सारे मुल्ले शुल्ले हैं, इनको डिपोर्ट करके इन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाए, और ये वहाँ जाके तबलीग करें। ये एक कौम बनाएं जो इखलाकी तौर पे, जिस पस्ती का ये कौम शिकार है, उससे कुछ बाहर निकल सके लोग। नहीं, तो चले शायद ना एक बेहतरी की तबलीग कोई को। उम्मीद हमें नजर आ जाए। तो यहाँ पे मतलब दो नंबरी तो ना, आप देखो ना, अब एक तरह की ये कह लें कि हिपोक्रेसी है, कि आप एक सिस्टम को मानते नहीं है। मुझे याद है, मैं ना यूके में गया, तो वहां पे मेरे एक दोस्त थे, मेरी उससे मुलाकात हुई। पाकिस्तान में मेरे वो दोस्त थे, वो मेरे से पहले चले गए यूके में। मुझे वो कहते हैं कि अच्छा भाई, आप ये बताएं कि कुरान में, आप कुरान को मानते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल। तो उसने कहा कि कुरान में लिखा हुआ है कि जो काफिर हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। मैंने कहा ठीक है, लिखा हुआ है। तो मैंने कहा मुझे ये बताएं कि आप यहाँ कर क्या रहे हैं? आप तो यहाँ परमानेंट रेजिडेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है, और मैं तो भी यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ स्टडी करने के लिए आया था। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मुझे ये बताएं। तो कहता जी कि वो मजबूरी है, पाकिस्तान के अंदर रिज्क नहीं मिलता, रिज्क हलाल नहीं है, तो यहाँ पे हम आए हुए हैं। मतलब ये लेवल है हमारी मेंटल इंटेलेक्ट का। रिस्क के हलाल हमने उस कौम से बिजनेस करके कमाना है बिल्कुल, जो 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 हमारे दोस्त नहीं है, जो जिनसे हम दोस्ती नहीं कर सकते। जैसे दोस्ती। सुभान अल्लाह। ये हाल है हमारी। और वो बंदे ने मास्टर किया हुआ था, कैद नहीं, तो आजम यूनिवर्सिटी। फिर ऐसा प्रॉब्लम जो है वो हमारी अपब्रिंगिंग के अंदर है। हमारी जो अपब्रिंगिंग है उसमें इशूज है, ऑफ एंड वी हैव कोर्स, टू हमारी एड्रेस दैट। हमारी जो एकेडमिया है, हमारे पढ़े लिखे, जिनको हम कहते हैं जी इस बंदे ने पीएचडी ले ली है, पीएचडी की डिग्री इसके पास है, ये कैद अच्छा आजम यार, यूनिवर्सिटी सर। आपने जिक्र कर दिया एकेडमिया का। मेरी एक दफा आपसे पहले भी इसके ऊपर बात हो चुकी है। थोड़ा सा मतलब इनके ऊपर भी रोशनी डाल लेना कि इनका जो क्रिमिनल साइलेंस है, जो जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। एकेडमिया तो मुझे मतलब इस ये जो कुछ तमाशा लगा हुआ है इसके साथ ही मूव करती हुई नजर आती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि हमारी जो पाकिस्तान की एकेडमिया है, व्हाई दे हैव सच अ क्रिमिनल बिहेवियर। वेरी दैट्स गुड हाउ आई सी इट। क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, पहले तो हमें ये देखना है, जिसको हम एकेडमिया कह रहे हैं, एकेडमिया में एक जनरल टर्म है एकेडमिया की, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड लोग मिलेंगे, और बाकी जितनी भी साइंसेज हैं, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, ये सारी इनको मिला के हम कहते हैं एकेडमिया। लेकिन जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो 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 रेलेवेंट है, वो मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंटिस्ट हैं, जी कि जी। जो सोशल साइंसेज को स्टडी करते हैं, उनकी क्रिमिनल साइलेंस। अच्छा, इस बात को समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि ये लोग हैं कौन, जिनको नहीं नहीं, ऐसा सोशल मैं साइंस। क्रिमिनल मेरी साइलेंस बात तो नहीं है। समझ लें। क्रिमिनल साइलेंस से तो मूव ऑन करके क्रिमिनल बिहेवियर के ऊपर आ गया हूँ कि दिस इज द क्रिमिनल बिहेवियर दे हैव। बिल्कुल, मैं वो आपका बात सवाल समझ चुका हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इसको समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि ये लोग हैं कौन। सोशल साइंटिस्ट कौन लोग हैं? सोशल साइंटिस्ट वो लोग हैं जिनका ज्यादा ताल्लुक एलीट से है। यानी कि आम आदमी तो सोशल साइंस पढ़ता ही नहीं है। वो तो, या वो अगर पढ़ता है तो वो पीएचडी के लेवल तक नहीं आता।
वो रास्ते में कहीं इतना कठिन सफर है, वो मास्टर मुस्टर करके कहीं सेटल सुटल होके शादी शुदी करके बच्चे पैदा करके फेसबुक के ऊपर तस्वीरें लगा के कह रहा होता है जी कि मेरा मुन्ना चुन्ना, और नीचे लाइक्स ले रहा होता है। ठीक है। वो अच्छा, अब जो लोग पीएचडी करते हैं, जो हम्म। जिनसे हम तवक्को करते हैं, जिनको हम एकेडमिक्स कहते हैं, वो लोग तो आम घर से आते ही नहीं हैं, वो तो एलीट्स ही हैं। वो या तो आपको जनरल्स के बेटे मिलेंगे, बेटियां मिलेंगी, या आपको पॉलिटिशियंस और जनरल बाकी आपके जो लीड्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स, उनके लोग मिलेंगे। तो वो फिर क्यों करेंगे अवाम के लिए ऐसा काम, कि जो अवाम के लिए ऐसी बात वो क्यों करेंगे जिससे अवाम का भला होता हो। अब किसी को उठा ले, मुझे एक नाम दे दें कि ये बंदा जी एकेडमिक है, और फिर आप उसकी हिस्ट्री चेक कर लें, करें चेक, अभी 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 टेस्ट कर लें। मतलब यार, तो यहाँ इवन हम के दुनिया को बता। हमारे यहाँ तो उन्होंने थिंक टैंक भी खोले हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर थिंक टैंक भी खोले हुए जी जी, थिंक टैंक खोले हुए हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर थिंक टैंक खोले हुए हैं, इकोनॉमी के ऊपर थिंक टैंक खोले हैं। हुए हैं, बिल्कुल। मतलब। और तो वो अच्छा, आप अच्छा, प्रोफाइल खोल के देखें तो आपको नजर आता है जी, लम्स, और उसके बाद ऑक्सफोर्ड, और उसके बाद हार्वर्ड, और पता नहीं कि कहाँ उनके कहाँ इन्होंने चक्कर लगाए पेरेंट्स हुए को हैं। देख लेना, उनके पेरेंट्स देख लें कि इनके अब्बा या अम्मी क्या करते थे, ब्यूरोक्रेट थे तो वो। ये बेसिकली, ये मुझे अब ये समझ आनी शुरू हुई है कि ये जो लोग हैं, ये बेसिकली अपनी क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑफ डिग्रीज कोर्स। लेते हैं कि ये उस सिमत में जाके उ, मतलब उस नॉलेज को इस्तेमाल करें अपनी क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर कोई इनके खिलाफ आवाज उठाए तो मतलब फौरन स्पिन डॉक्टर बन के उन बातों को घुमा दें और कुछ का कुछ बनाते हैं। यही आ रहा है ना कि हमें इसको डाइवर्सिफाई करना होगा इस फील्ड को, कि आम लोग भी उस स्टडी को, यानी पॉलिटिकल साइंस खास तौर पे और सोशल साइंसेस को, इतना कुछ हमारे पास कोई ऐसे रिसोर्सेज हों कि हम उन लोगों को फंड कर सकें कि भाई आप आए और यहाँ पे ये काम करें, ये स्टडी करें इसमें। अब प्रॉब्लम मतलब उनके एंड पे तो चलो हो गया, लेकिन अवाम के एंड पे भी प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं जी कि हम कंप्यूटर साइंस पढ़ लेंगे, हम मेडिकल साइंस पढ़ लेंगे, हम कोई और काम कर लेंगे जिसमें हम ना बैचलर करने के बाद हमें जॉब मिल जाए, और हमारी 20-25 साल के बाद जो है ना वो शादी हो जाए और चार पाई हिलना शुरू हो जाए। तो भाई अब देखें, दुनिया में ये निज़ाम है, या तो आप चार पाई हिला सकते हैं, या चार पाई ठोक सकते हैं। तो अब चॉइस आपकी भी है कि आप क्या काम करना चाहते हैं। आप सिस्टम को हलाना चाहते हैं, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ऐसा। फिर आ जाएं आप मैदान में। आप ये जितने भी बड़े बड़े इस नाम, इस पाकिस्तान के अंदर तीन ऐसी लॉ फर्म्स हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, बड़े बड़े नाम हैं। तीन लॉ फर्म्स हैं जो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए काम कर रहे हैं। ये इनमें से कुछ हजरात जो हैं वो मतलब इंग्लैंड से पीएचडी करके बैठे हुए हैं। ओके, मुझे बाद में बता देना वो कौन लोग हैं। हाँ, उन्होंने नाम के साथ डॉक्टर भी लगाया हुआ है, और बड़ी बड़ी स्पीचेस वो झाड़ते हैं, पब्लिक फोरम के ऊपर आके भी वो बातें करते हैं। मगर पीका जैसे घटिया कानून के ऊपर, पीका ऑर्डिनेंस जैसे घटिया कानून के ऊपर, जिसको कॉन्स्टेंटली उसके अंदर जो है वो इजाफा होता जा रहा है, उसकी मतलब ये समझ लीजिए कि उसकी कंस्ट्रेंट्स के ऊपर, सहाफत की कंस्ट्रेंट्स के ऊपर इजाफा जो है वो होता चला जा रहा है। हर हुकूमत के साथ सख्ती बढ़ती जा रही है, उसमें हर तरमीम के साथ जो है वो सजाएं, सख्तियां, पाबंदियां, सेंसरशिप जो है वो ऐड होती चली जा रही है। मगर ये लोग, ये जो क्रिमिनल एलिमेंट है, हमारी क्रिमिनल अकेडमी है, ये बैठ के उसके ऊपर कभी बात नहीं करती, उसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाती। ये तो वो मैं तो पहले ये बयान बल्कि उनके हक में कर। दलीलें दे रहे होते हैं बैठ के कि जी ये जो है ना, मतलब वो जी फेक न्यूज आ जाती है तो वो जो है ना, वो सहाफी जो हैं वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते, तो यूं है तो वो, मतलब यार, फैक्ट को स्कैंडल से अलग करना आप अवाम के ऊपर छोड़ दें। ये सहाफियों का अपना काम है कि वो एक दूसरे का फैक्ट चेक करें और वो सच को सामने लेके आए। अगर कोई एक सहाफी गलत बात करता है तो ये दूसरे सहाफी का काम है उसी बरादरी के अंदर से कोई और उठे, उसके फैक्ट चेक करे और लाके उसकी हकीकत सामने रखे कि आपने ये बात की थी, दैट्स वेयर यू आर राइट, दैट्स वेयर यू आर रॉन्ग। यहाँ आप सही बात कर रहे थे, ये आपका फैक्ट था और ये आपका मफरूजा था। हम्म। मगर हमारी एकेडमियां जब स्पीकर जैसे घटिया, गलीज मतलब कानून को बैठ के, मतलब इट्स अ ड्रैकोनियन लॉ,
और ये इसे बैठ के प्रोटेक्ट करते हैं, इसे बैठ के इसके हक में दलीलें देते हैं। यार मुझे मुझे हैरत होती है कि किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म के लोग हैं ये। और फिर इनको शर्म भी नहीं आती कि अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाया हुआ होता है इन्होंने। बस इसका एक ही हल है कि और डॉक्टर पैदा हों, वो आम के अंदर से आम लोग भी स्टडी करें, पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करें, भले अपने तौर पे ही करें, ज़रूरी नहीं कि वो कॉलेज के अंदर जाएं। और वो इन सब्जेक्ट्स को नॉलेज अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। इंटरनेट पे जाएं तो रेलेवेंट स्टडी करें। लेकिन वो अब आम बंदे को भी तो आप यहाँ से बरी जुम्मा नहीं ना करा दे सकते कि वो आम बंदा क्या कर रहा है, वो टिकटॉक की तो वीडियो देखता है। ऐसा आपको पीटीआई का फ्यूचर क्या नजर आता है? यार फ्यूचर शुरू इस जहां से हम हुए थे ना, आई मीन लेट्स गो बैक टू इट। दो लोगों के फ्यूचर के ऊपर मैं आपकी राय लेना चाहूंगा। एक इमरान खान और दूसरा अल्ताफ हुसैन। अच्छा, अल्ताफ हुसैन का तो मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं किया उसको, और वो वैसे भी पाकिस्तान में नहीं है। तो फ्यूचर से मुराद ये है कि अगर वो कोई इम्पैक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान की यार पॉलिटिक्स एक में। जमाने तक तो बेनजीर भुट्टो भी पाकिस्तान में नहीं थी, मतलब ये तो कोई छब्बे की बात एक, मतलब अभी 4.5 साल मियां नवाज शरीफ साहब भी लंदन में गुजार गए हैं, उसमें कौन सा आपको जो है वो। नहीं, वो इतना बड़ा आदमी नहीं है, मतलब अल्ताफ साहब जो हैं वो उस लेवल के नहीं है कि वो जो भी उनका होगा। बहरहाल वो उसके ऊपर हम फिर बाद में भी कर लेंगे। लेकिन इमरान खान के ऊपर जो बड़े रेलेवेंट है आज के दौर में, तो उसके लिए हमें ये समझना है, हमें वो डायनामिक समझनी है जो जिससे हमारी पॉलिटिक्स चलती है। अच्छा, और वो ये है कि इमरान खान साहब को जब जब वो बाहर थे, जब गवर्नमेंट में थे, तो मेरे एक दोस्त थे, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि जी वो पीएमएलएन के साथ उनका ताल्लुक था, तो उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो इमरान खान को लटकाने लगे हैं जी, हम इमरान खान के साथ ये करने लगे। तो मैंने कहा कि ये बेसिकली आप नहीं है, आपके पीछे एक और फोर्स बैठी हुई है जो ये काम करना चाहती है, लेकिन आप उस फोर्स को समझें कि वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे में अगर अगर तो इसको, मतलब एक जुमला अगर मैं कहूँ आपको डिस्क्राइब करके, आई मीन ऑनेस्टली आई हैव टू से दिस, PMLN alone does not have enough testicular fortitude to hang Imran Khan. नहीं, वो तो किसी भी पार्टी के अंदर नहीं है। मैं कोई और बात कर रहा हूँ। पहले मेरी बात सुन ले जरा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो पीछे आपकी फोर्स बैठी हुई है जो सारे निज़ाम को चला रही है, वो अगर इमरान खान को माइनस कर दें, खारिज कर दें, या जिस तरह से लोग फियर करते हैं कि उनको मार दिया जाए, हम्म। तो जो आपके सामने लोग बैठे हुए हैं, पीएमएलएन हो गई और आपकी जरदारी साहब की पार्टी हो गई, तो ये लोग मिलिट्री के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। तो इनको कंट्रोल करने के लिए एक थर्ड फोर्स को वहां पे बैठाया गया है, इनको ये दिखाने के लिए कि अगर आपने कल को हमें साइड लाइन करने की कोशिश की तो ये बंदा जेल से बाहर आ सकता है। ठीक है, ये अच्छा, एक, ये जिस फोर्स इसको की आप जो कहते हैं ना पीछे, टिप का पत्ता, ये वो है, ये उसको अंदर हाँ रखा हुआ है। अच्छा, जी, जिस फोर्स की आप बात कर रहे हैं ये वही फोर्स है ना जो कहती है कॉन्स्टिट्यूशन माचुदा है। यार उसको कोई भी नाम दे दें, आज के दौर में हर पाकिस्तानी को पता है कि वो कौन सी फोर्स है। अच्छा, अब वो जो है वो इस बंदे को एक ट्रम्प कार्ड के तौर पे उन्होंने रखा हुआ है कि हम इसको जब भी जरूरत पड़ेगी बाहर ले आएंगे, लेकिन जब तक बाहर के लोग काम ठीक कर रहे हैं तो उस वक्त तक उसको अंदर रखेंगे। अच्छा, अब ये पाकिस्तान में होता रहा है और आज भी हो रहा है, लेकिन ये कब तक जारी रहेगा? जब तक कि आर्मी चीफ नहीं बदल जाता। जब कोई नया आर्मी चीफ आएगा तो इमरान खान साहब जेल से बाहर आ सकते हैं। नहीं, मतलब जरूरी नहीं कि वो आएंगे, बट आ सकते हैं। ज्यादा चांसेस हैं उसके कि वो बाहर आएंगे। जब वो बाहर आएंगे तो वो आर्मी चीफ के साथ अलाइनमेंट करेंगे जिस तरह से इन्होंने की है। फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर वो उन्होंने वो अलाइनमेंट कर ली तो फिर इसके बाद इनकी पकड़ दकड़ शुरू होगी और इनको जेलों में डालने की कोशिश होगी, और ये लोग वहां से निकल के इनके इनके जो है ना प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, किसी को दिल को दौरा पड़ जाएगा, किसी के साथ कुछ हो जाएगा और वो हॉस्पिटल में आपको नजर आएंगे पड़े हुए, तो वो कहें जी कि हमें बाहर जाना है, वो फिर बाहर निकल जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, इससे भी जो बड़ा सवाल है वो ये है कि यार हम्म। अवाम को आप क्या दे रहे हैं? यानी यहां से हमने शुरू किया था इस पॉडकास्ट हाँ। कि अगर वो जो बंदा एक नया आ रहा है वो भी अगर वही जिसको हम कहते हैं पर्सनल वेंजियंस कर रहा है, अपनी इंतकाम ले रहा है, बजाय इसके कि वो अवाम को डिलीवर करे, तो मतलब फिर अवाम किस लिए ये सारा कुछ कर रही है? तो अखुवत अवाम कब होनी है, किसने हाँ, करनी है? बिल्कुल नहीं, तो वो तो देखो ना, वो कहते हैं कि जी
जहाँ पे इस तरह की चीजें लिखी होती है ना, वहां पे ही प्रॉब्लम होती है। आप देखें कि आपके थाने के अंदर लिखा लिखा होता है कि ए दिलु हुवा अकरबु लित्तक़वा, आप अदल करो क्योंकि ये तकवा के ज्यादा करीब है। हाँ लेकिन बिल्कुल। उसी आयत के नीचे सब हराम जदगी हो रही होती है। रिश्वत खा रहे होते अब हैं। अच्छा, आप बाहर आ जाएं, आप बाकी दुनिया में किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाएं, आप अमेरिका में किसी पुलिस स्टेशन में चले जाएं, वहां पे आपको ऐसी बकचोदी नहीं मिलेगी, किसी जगह भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हम सर्वेंट हैं जी, हम अरे अवाम के। यार हालत ये है कि मतलब जो शख्स बैठ के पाकिस्तान में रिश्वत खा रहा है ना, उसकी दीवार के पीछे क्या लिखा होता है। वी हैव अ डिस्कशन अबाउट दिस। बिल्कुल। अच्छा, अब वो देखो, वो जो हमारी नेशनल असेंबली उसके ऊपर। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। बिल्कुल, हाँ हाँ। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन दीवार के ऊपर लिखा हुआ है। बिल्कुल। और वो मतलब वो ब्यूरोक्रेट बैठ के रिश्वत खा रहा है उस रिश्वत आयत के खा। नीचे। अच्छा, वो जो रिटायर हो गया है, जिसने ठीक ठाक जायदादें बना ली हैं, ठीक ठाक माल बना लिया है, बच्चे उसने अमेरिका में लंदन में सेट करवा लिए अपने, यूके में अमेरिका में उसकी औलादें रह रही हैं, वहाँ यशियां पुट रही हैं, और उसी पैसे से जो उसने जिंदगी भर हराम कमाया है, उससे उसकी औलादें वहाँ यशियां पुट रही हैं। उसके घर के बाहर लिखा होगा हाजा मिन फजल रब्बी। अज़मिन फजल रब्बी, बिल्कुल। नहीं तो वो है तो है, क्योंकि जब आप मजहब के ताबे करेंगे तो फिर मजहब तो कुछ चंद लोगों को ही नवाजेगा। अब मजहब के अंदर तो ये नहीं है कि वो हर हर बंदे को फायदा होगा। अगर आप मुल्क मजहब के ताबे चलाएंगे तो फिर सिर्फ आर्मी चीफ की जो वालदा है उसी की दुआ कबूल होगी कि या अल्लाह मेरे बेटे को आर्मी चीफ बना ले और उससे मुल्क की खिदमत ले ले, फिर उसके बाद वो मार्शल लॉ लगाएगा। आम बंदे की वालदा की दुआ तो कबूल नहीं होगी उसके अंदर। समझ नहीं, रहे हैं वो आप? तो वो तो पीएमए से ग्रेजुएट होने वाला हर कैंडिडेट जो पास आउट हो रहा है, वो आर्मी चीफ का कैंडिडेट है। उसके उसके उसकी आंखों में एक ही ख्वाब है कि एक दिन मैंने इस कौम को तुरना है और इस मुल्क के ऊपर मैंने जो है ना हुकूमत करनी है। बिल्कुल। ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ दैम। बिल्कुल एग्रीड। और मजे की बात है, मैं भी उसमें शामिल था। मैं आईएसएसबी में गया, तो आईएसएसबी में जाने से पहले मैंने मुल्क के ऊपर जो मार्शल लॉ लगाना है उसकी तकरीर तैयार कर ली हुई थी कि मेरे अजीज हम वतनो है, कौम के बेहतरीन मफाद में मुल्क में मार्शल लॉ का नफाज किया जाता जाती है। तो यानी कि क्योंकि क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग उस तरह से हुई है। अब जो जो लोग जितने भी आपके आर्मी की अकेडमी में हैं, डेफिनेटली वो चाहते हैं कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, फिर उसके बाद वो मार्शल लॉ लगाएं, फिर वो मेरे अजीज हम हाँ तो वतनों। अब वो मेरे अजीज हम वतनों थोड़ा वाला सा जो सीन है ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया। थोड़ा सा जो है ना टॉपिक कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। आई मीन क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, बट नाउ इट हैव बिकम पब्लिक हम्म। कि पीएमए के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसे कहते हैं हाइब्रिड गवर्नेंस। ओके। ये आप अपने फौजियों को पढ़ाते हैं। इसमें कोई हार्म तो नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि प्रॉब्लम है। इसमें क्या तो प्रॉब्लम है? मतलब जो आपके मुल्क के अंदर एक हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, ये तो प्रॉब्लम पीएमए से निकल के आ रहा है ना। ये तो आप हर रिक्रूट को वहाँ पे जो रिक्रूट आपका आता है सेकंड लेफ्टिनेंट बनने के लिए, उसको आप ये पढ़ाते हैं कि हाइब्रिड गवर्नेंस क्या होती है। उसे वहां से सिखा के भेजा जाता है, तो वो फिर अगर आगे आज आज का आर्मी चीफ जो हरकतें कर रहा है, या बाजवा साहब जो हरकतें कर गए हैं पीछे, या जो जो कुछ जो है वो मतलब उनसे पहले राहील शरीफ साहब, जिसके लिए मतलब थैंक यू राहील शरीफ इस मुल्क में नारे लगते रहे, वो जो कुछ करते रहे, मतलब वो जो काकड़ फार्मूला है स्टार्ट फ्रॉम देयर गोइंग फर्दर ऑल द वे अप टिल टुडे, हो तो वही रहा है ना। हम्म। तो ये तो प्रॉब्लम वहां से निकल के आ रही है। तो मतलब वो जो 1952 का मिलिट्री कोड है और पीएमए का जो करिकुलम है, जो पाकिस्तान बनने से पहले का बना हुआ है, और ये मिलिट्री कोड आपका आइन बनने से पहले का बना हुआ है। मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है 19, पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1956 में है, 56 का आइन, और मिलिट्री कोड आ रहा है 1952 में। तो प्रॉब्लम तो बस वहीं ऐसा से शुरू हो जाती है। तो ही उसे सही है। सॉल्व करने के लिए यू हैव टू रीराइट द मिलिट्री कोड नाउ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव। वो हम करते नहीं है। सुबह शाम बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर गालियां हम निकालते हैं लोगों को। अब मगर गालियां निकालने से या बदवाएं देने से अगर कोई मसला सॉल्व होता है, या आंसू बहाने से कोई मसला सॉल्व होता है, तो वो तो फिर नहीं होता। और बिल्कुल। यही मतलब मुनाफकत मुझे बीटीआई के अंदर नजर आती है। मुझे तारीख से मिसाल याद आ रही है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया अल्ताफ हुसैन साहब का। अल्ताफ हुसैन साहब जब पहली दफ़ा अरेस्ट हुए, तो उनकी जो लोअर लेवल की लीडरशिप थी,
उन्होंने जलसा कॉल कर दिया, अवाम इकट्ठी हो गई, क्योंकि कराची की अवाम उस वक्त अल्ताफ हुसैन को अपना मसीहा, अपना लीडर मानती थी। वो इकट्ठे हुए उसके नाम के ऊपर कि जी वो अरेस्ट हो गया। और वहां से, उस जलसे से उन्होंने नारा लगवाया कि जेल का ताला टूटेगा, अवामी लीडर छूटेगा। और वो मार्च कर गए जेल की तरफ। अल्ताफ हुसैन साहब उसी दिन रिलीज हुए। इस सिस्टम ने, इस निज़ाम इंसाफ ने, मतलब ये जो पूरा कॉम्प्रोमाइज सिस्टम है, इसने घुटने टेके उसके सामने, उस हुजूम के सामने, और अल्ताफ हुसैन को छोड़ दिया। तो अगर ये इस्लामाबाद में जो उन्होंने जलसा किया था, जिसके अंदर ठीक ठाक अवाम का एक जमे गफीर मौजूद था, ठीक ठाक लोग आए थे वहां पे, और मतलब पुलिस ने इनके लाउड स्पीकर भी बंद नहीं किए, इनका जनरेटर भी ऑफ नहीं किया, इनको जलसा करने दिया उन्होंने। अगर ये वहां से नारा लगा के चल पड़ते कि जेल का ताला टूटेगा, इमरान खान छूटेगा, क्या वो बाहर नहीं आता? इस सिस्टम ने उस जमे गफीर के सामने घुटने टेकने थे। मगर मैं कहता हूं ना कि पीटीआई की लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज है इस वक्त जो बैठी हुई है। वो नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए, क्योंकि उनके मजे लगे पड़े हैं सर। इमरान खान के नाम के ऊपर मेरी उन्हें सीटें मिली हुई हैं, इमरान खान के नाम के ऊपर वो प्रोटोकॉल लेते हैं, इमरान खान के नाम के ऊपर वो गंडापुर साहब जो है वो सुबह शाम याशिया करते फिर रहे हैं केपी के अंदर, जलसे में वो नहीं आते। नहीं, तो मेरी मेरी राय इसमें, इमरान खान साहब का जो फ्यूचर है ना, मुझे को बहुत ब्राइट नजर नहीं आता सर। अगर उनकी लीडरशिप, उनकी पार्टी के लोग कॉम्प्रोमाइज है, मुझे तो उनका कोई बहुत ब्राइट फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। नहीं अभी वो तो तो, शायद और बड़े जुल्म सहने उन्होंने। नहीं, देखिए जरा इस चीज को ना समझने की कोशिश करें आप। अल्ताफ हुसैन को इमरान खान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपको इमरान के साथ किसी को कंपेयर करना है तो वो आपका भुट्टो हो सकता है, या नवाज शरीफ के कोई जरदारी साहब, जो मेन स्ट्रीम आई पॉलिटिकल पार्टीज अंडरस्टैंड। हैं, अब इनके आप लोग। जिस मैंडेट लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं, ये भुट्टो साहब के पास एक नेशनल मैंडेट था। नहीं, बेनजीर मैं भुट्टो स्ट्रक्चर के की पास बात एक कर रहा जमाने हूँ। में नेशनल मैंडेट रहा। उनके पास एक, मतलब शी हैड नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। वो अल्ताफ हुसैन के पास कभी भी नहीं थी। एक रीजनल पार्टी थी। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक नहीं छोटी वो सी पार्टी एग्जाम्पल एमकेएम जैसी। नहीं वो एग्जाम्पल ठीक नहीं है ना। देखिए उसमें प्रॉब्लम ये है भाई कि अगर अल्ताफ साहब छूटते हैं तो वो किसी को ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। अगर ये आदमी छूटता है तो ये जितना नुकसान करेगा, उसके लिए उनको इसको रोकना होगा। सर तो बहरहाल उन्होंने, मेरा तो, नाइन मेरा मई का वाकया हुआ आपके सामने, हुआ 9 मई का वाकया। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि जो थोड़े लोग बचे हैं पीटीआई के, उनको भी छितर पड़े। आपके सामने उन लोगों से उन्होंने जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई हैं, उनके बच्चे उठाए हैं, उन्होंने कहा है कि भैया आप हाथ जोड़ें। तो बहुत सारे लोगों ने फिर अपनी जान छुड़ाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा नहीं है कि जी देखिए, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा देखिए, जमहूरियत के लिए कोई पहली दफ़ा ये कौम कुर्बानियाँ नहीं देगी। एमआरडी की तहरीक जब चली इस मुल्क के अंदर, और वो किसान बेचारे निकले थे। आपको अगर याद हो, जिस वक्त ये खबर आई थी कि भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई है, किसानों ने जुलूस निकाला था। नहीं तो वो क्या, और उन्होंने वो कर क्या लिया था? सवाल तो ये पैदा होता है कि वो निकल के सुने, कर क्या लिया था? सिर्फ उन्होंने एक जुलूस निकाला था सर। एक जुलूस उन्होंने निकाला था, और मतलब हेलीकॉप्टरों से उनके ऊपर फायरिंग करवाई ज़ियाउल हक साहब ने। उनकी लाशें तक नहीं उठाने दी, एक हफ्ते तक वो लाशें पड़ी रही, दफनाने नहीं दिया उन लोगों को। उसके बाद तो यही पीपल्स पार्टी के कारकुनान के साथ जिस तरह की ज्यादतियां, जुल्म किया गया, मतलब पब्लिकली उन्हें कोड़ों की सजाएं दी ज़ियाउल हक ने। तो सर, हाँ। देखें, बात सुने, जमहूरियत के लिए कुर्बानियां तो आवाम नहीं देनी है ना, क्योंकि जमहूरियत जमहूर का मसला है। तो कुर्बानियां भी जमहूर ही देगी, जब जाके जमहूरियत किसी, मतलब राइट डायरेक्शन में जानी शुरू होगी। अब आप ये कहें कि आप कुर्बानी भी ना दें, आप कुर्बानी भी कोई ना दें, और आपको जो है ना, मतलब उसका सिला भी मिल जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना सर। देखिए कुर्बानी जो है ना वो उसके उसकी डेफिनेशन में फर्क है। कुर्बानी अगर, देखें एक बकरा जो है ना वो कुर्बानी देता है अपनी जान दे के। ठीक है। अगर हम कहते हैं जी इसकी कुर्बानी लग गई, हम्म। इंसान जो है उसको जान देने की जरूरत नहीं है कि वो जो है ना वो वहां पे जाए, खड़ा हो जाए बंदूक के सामने और कहे जी कि आओ मुझे मारो। तुम पता नहीं इसके बदले में, उसके बदले में कुछ भी नहीं बदलने वाला। कुर्बानी देनी है अगर किसी बंदे ने तो जमहूरियत के लिए, तो वो स्टडी करे। देखें आप पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को देख लें।
यहाँ पे जो तब्दीली आई है वो नॉलेज के बदले में तब्दीली आई है। प्लेटो से लेके ऑनवर्ड एक पॉलिटिकल थॉट डेवलप हुआ है, लोगों ने उसके ऊपर अपनी जानें लगाई हैं। नहीं देखें, वो जिसकी आप कुर्बानी की बात कर रही हैं वो सस्ता नशा है कि सर जिस पर हार उस बना के मेरा बुत खड़ा कर दिया जाएगा, कहें जी कि क्या बात उसने है। भी ये तो जहर कुर्बानी, उसने भी तो जहर का प्याला पिया है ना, जिसकी अब आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। कुर्बानी तो उसने भी लेकिन दी उसके है। नतीजे में तब्दीली भी तो आई ना। मतलब चलो बिजार का प्याला तो उसने पी लिया, लेकिन उसके बदले में तब्दीली भी तो आई। अब आप मतलब यहाँ आप पे अगर 100 बंदा मरवा देते हैं लेट्स सपोज, तो उसके बदले में क्या होगा? कुछ भी नहीं, अच्छा, कह तो दिया मतलब लोगों की आपके कुर्बानियां। आपके कहने का ये मतलब है कि तब्दीली की बात इमरान खान करता है तो वो अपनी जान से जाए, तो शायद है कि तब्दीली आ जाए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं या जो चाहते हैं कि तब्दीली आए, वो पहले अपने वो आपने वो सुना नहीं है, एक फेमस मेरे ख्याल में कोई कॉल है कि सबसे बड़ी जो आपका जिहाद है ना वो अपने नफ्स के साथ है। ठीक है। तो अगर सबसे बड़ा कोई जिहाद आप कर सकते हैं तो वो नॉलेज को अचीव करें, नॉलेज को अक्वायर करें। अपने दिमाग से जो पुरानी बातें डाली गई हैं वो बाहर निकालें और नया नॉलेज हासिल करें। जब आपके पास ये चीज आ जाएगी तो आपको गन उठाने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। ठीक है। वरना अगर आपका ख्याल है कि आप गन से आजादी, अब देखो बांग्लादेश वालों ने आजादी ली, अभी पिछले दिनों ली आजादी, कितने लोग मारे गए। और अब वहां पे क्या हो रहा है? वो दोबारा उसी तरह से उन्होंने उल्टा गेयर लगा दिया, वो पाकिस्तान बनने जा रहा है जिससे आजादी ली थी। अब दोबारा वही बनने जा रहा है। ठीक है। तो पहले तो दिमाग को ठीक करें, अपना दिमागी आजादी लें, फिर उसके बाद आपको बाकी आजादियां खुद खुद ही साथ आ जाएंगी। मेरा तो ये मानना है। मैं तो सर बिल्कुल अच्छा। अगर आप जैनी गुलामी की इसकी बात करते हैं तो फिर मतलब जो एक नफसियाती है जैनी गुलामी इस कौम की है, उसकी तो फिर इंतहा मुझे यहाँ नजर आती है जब इमरान खान कहता है मुल्क भी मेरा फौज भी मेरी। हाँ बिल्कुल, तो वो वो तो इसके फिर उसी अभी फौज के गलत साथ है। खड़ा हो गया। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि वो सिंसियर नहीं है, वो कुछ करना नहीं चाहता। और बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, जो ये कहते हैं कि जी फौज तो जरूरी है, फौज तो हमें चाहिए। भाई सवाल ये पैदा होता है कि आपको फौज क्यों चाहिए? आपने कभी इसके ऊपर सवाल नहीं किया कि हमें फौज क्यों चाहिए या इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? मैं उन इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रहा हूँ जो लोगों को चूरन बेच रहे हैं, जिसमें मोहित पीरजादा और इस तरह के लोग शामिल हैं, जो यहाँ पे डेली बेसिस पे एक ब्लॉग करके लोगों को बताते हैं जी कि हमने फौज को सिर्फ कंट्रोल करना है, हमें फौज चाहिए। तो ये वो लोग हैं जिनका, अब मैं क्या कहूँ, ये छोटा दिमाग है और लोगों को जर्नलिस्टिक बात करके तो उनको उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। और लोग भी कहते हैं ठीक है भाई। तो ये बड़े सवाल आते हैं जिनके ऊपर आपने गौर करना है कि आपको फौज क्यों चाहिए। इस तरह की बात आपने जेहन में रखनी है कि आपको अब फौज का क्या काम है, और वो काम आप किसी और से भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। इसको कहते हैं ब्रेन। अभी सर मैं एक एटम आर्टिकल पढ़ रहा एटम था। बम एटम बम हमने बना लिया हुआ है, मिसाइल हमने बना ली हुई है। मेरा ख्याल इतनी बड़ी मिलिट्री की हमें जरूरत तो नहीं है। हमारा हर दुश्मन जो है वो हमारे निशाने के ऊपर है। रोक तो हो सकते नहीं हम। नहीं, उसके लिए एक डिफरेंट फ्रेमवर्क चाहिए। फौज का जो रोल है वो एक एक डिफरेंट रोल होता है, उसके लिए एक डिफरेंट फ्रेमवर्क चाहिए। भले न्यूक्लियर बम आपके पास हो भी, तब भी फौज का एक डिफरेंट रोल है। उसके लिए आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन अगर आपके पास होगा तो वो लाना पड़ेगा। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि हम फौज को बिल्कुल एंड कर दें। अगर आप एंड करना चाहते हैं तो फिर उसके बदले में आपको एक डिफरेंट फोर्स लानी पड़ेगी, जिस तरह से नेटो हो सकती है फॉर एग्जांपल। या एक थोड़े से लोग हो सकते हैं, फौज की तादाद कम की जाए। लेकिन ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये इंडिया के साथ जुड़ी हुई है, इसके रशिया के साथ, और ये सारी जितनी भी ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसके साथ आपकी फौज का ताल्लुक है। डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी दोनों इंटर कनेक्टेड है। तो बहरहाल ये सिर्फ प्रोबिंग क्वेश्चंस है। मैंने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो सिर्फ लोगों को दिमाग को जो जोड़ने के लिए हैं कि भाई आप इसको देखें कि आपको फौज क्यों चाहिए, इस तरह के सवाल पूछें, इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, और हम इस फौज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। चलिए सर, इसे कंक्लूड करते हैं सेशन को आज। मतलब मेरी नज़र में तो कंक्लूजन मेरा ये है कि इस मुल्क के अंदर चाहे बड़ी जमात हो या छोटी जमात हो, किसी भी सियासी आवाज़ को रोक के इस मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। और अगर हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर फौज का किरदार ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर एक पॉलिटिकल कंसेंसस ऑफ ऑल पार्टीज हमें डेवलप करना पड़ेगा। मतलब माजी में भी हम पाबंदियां शबंदियां लगा के
ये सब कुछ करके देख चुके हैं। जीएम सैयद के ऊपर पाबंदी हमने लगाई, एएनपी के ऊपर पाबंदी हमने लगाई, एक ज़माने तक लगा के रखी। क्या वो सियासी पार्टियां ख़त्म हो गई? नहीं हुई। आज आपने पाबंदी लगा दी है कि जी इमरान खान का नाम जो है वो पीटीवी के ऊपर या पाकिस्तान के किसी और टेलीविज़न के न्यूज़ चैनल के ऊपर नहीं लिया जा सकता। उससे क्या है, इमरान खान एक हकीकत है, ये ख़त्म नहीं हो जाता। अल्ताफ़ हुसैन की तकरीरों के ऊपर आपने पाबंदी लगा ली, 8 9 साल गुजर गए, क्या लोग अल्ताफ़ हुसैन को भूल गए? मेरा नहीं ख्याल कि भूले हैं। आज भी अल्ताफ़ हुसैन के नाम लेने वाले लोग मौजूद हैं, उसके लिए आवाज़ उठाने वाले लोग मौजूद हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है कि किसी के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हर बंदे को इस मुल्क के अंदर अपना सियासी मौक़िफ़ देने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, और deal with the system, develop a political consensus to reduce the role of military in the politics of Pakistan. अगर आप चाहते हैं कि मुल्क जमहूरियत की तरफ जाए तो फिर एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप कीजिए, और अगर आप यही गेम खेलना चाहते हैं जो आप खेल रहे हैं, तो भैया आज इमरान खान जेल में है, कल आप छितर खा रहे होंगे, कल जरदारी की और शहबाज शरीफ साहब की बारी आ जाएगी। दे हैव टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल, ये जो है ना एक इसके ऊपर मेरे ख्याल में कोई ऐसा सेशन भी हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर तब्दीली कैसे आएगी। मैं अपना जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स इसमें दूंगा वो ये है कि नेशनल कंसेंसस बिल्ड नहीं हो सकता और पॉलिटिकल पार्टीज आपके मुल्क में तब्दीली नहीं लाएंगे। अब जो लोग दिमाग रखते हैं, सोचने समझने वाले हैं, उनको सोचना होगा कि फिर अगर ये नहीं है तो फिर और क्या चीज़ है। अब जवाब इसके अंदर है, इस प्रोपोजिशन के अंदर जवाब है कि अगर मुल्क की इशराफिया या मुल्क के अंदर जो डोमेस्टिक हमारा कंसेंसस है, अगर वो डेवलप नहीं हो सकता तो फिर इसका अल्टरनेटिव क्या है। लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट वीक, वी विल डिस्कस दैट कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। मैं ख्याल वी हैव गिव इनफ मटेरियल टू पीपल टू एब्जॉर्ब फॉर द वीक। बिल्कुल। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है आप लोगों के साथ। जी, अल्लाह थैंक यू। हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।